ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कितने बारीक पेच हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इस देश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकती हैं, मैं भी ले सकता हूँ। ओबीसी में क्या पेच है कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, इंदिरा साहनी के 1980 में जजमेंट आया था, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। अब नियम ये है कि अगर आप ओबीसी से हैं पर क्रीमी लेयर में, तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। इससे बचना होता है। मैं ऐसे बचना होता है। हाँ, सही बात है। देखिए, इतना डिफरेंस है। इफ यू आर इन जनरल कैटेगरी, यू हैव टू बी इन फर्स्ट 75 रैंक्स टू बी आईएएस। If you are in OBC, you can become IAS on 400 rank almost. So there is a huge difference. इसलिए अगर किसी के पास स्कोप होता है तो वो कोशिश करता है जी, कि मैं बन ही जाऊं। जी। मैं पिछले 25 साल में केवल एक ऐसे दोस्त को जानता हूं जो ओबीसी में था और उसने ओबीसी आरक्षण लेने से मना कर दिया। ये कहेगा कि मुझे बचपन ठीक मिला, पढ़ाई ठीक मिली, व्हाई शुड आई टेक रिजर्वेशन। ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक रूल ये है कि अगर आपके फादर या मदर क्लास 1 जॉब में हैं तो आप ओबीसी नहीं हो सकते, यू गेट इनटू क्रीमी लेयर। आपके दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में हैं तो भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप सी ग्रुप डी में हैं, इनकम चाहे 8 लाख से ज़्यादा हो तो भी आप ओबीसी में रहते हैं। अब सरकारी नौकरी वालों ने मेरे ख्याल से खेल खेला होगा कि भाई उनकी इनकम ज़्यादा है, उनके बच्चे ओबीसी में क्यों ना आए। तो एक नियम बनाया गया कि जो बी और सी कैटेगरीज में है, सी और डी में, उनके बच्चों को हम ओबीसी में रखेंगे चाहे इनकम ज़्यादा हो जाए। 8 लाख की लिमिट अभी है वैसे। फिर एक और खेल खेला गया, एग्रीकल्चरल इनकम विल नॉट बी काउंटेड टू सी वेदर दिस पर्सन कम्स इन क्रीमी लेयर और नॉट। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन का रास्ता चुनते हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम शो करते हैं बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अब देखिए पेज क्या है, ओबीसी में जो कैंडिडेट है उसकी अपनी इनकम काउंट नहीं होती है, केवल पेरेंट्स इनकम काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में सबकी इनकम काउंट होती है 39 में। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे फादर आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायर होने वाले 2 साल बाद। मैं ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा नहीं आरक्षण क्योंकि मेरे फादर क्लास 1 जॉब में है। उन्होंने खूब पैसा कमा लिया है, इतना पैसा उनके पास है कि मैं उस इनकम से अपना काम चला सकता हूँ जिंदगी भर। बहुत सारी बिल्डिंग्स खरीद ली हैं, उनका रेंट आता है कई लाख रुपए, मान लीजिए महीने का 50 लाख रेंट आता है, एग्रीकल्चर से नहीं, बिल्डिंग से। अब मुझे आईएएस बनना है और मुझे ओबीसी का आरक्षण चाहिए। जब आप रेंट कहते हैं उसका मतलब है कि वो दिख रहा है, मतलब उस पे आप टैक्स भी दे रहे हैं, वो सब एकदम विजिबल है। उतना ही मैं कह रहा हूं। उसको आप फ्रॉड नहीं कर सकते। नहीं, जो आईटीआर में है मैं उसी की बात कर रहा हूं। हाँ, ओके, हाँ। होगा तो 10 टाइम ज्यादा। हाँ। जो आईटीआर में मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं उसी की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए मुझे आईएएस बनना है और मैं अपने फादर से कहूँगी पापा आईएएस बनना है, जनरल से नहीं बन पाऊंगा, ओबीसी से बनना है, तो आप सपोर्ट करो। बोलेंगे कैसे? मैं कहूँगा रिजाइन कर दो आप। रिजाइन कर दिया उन्होंने। 2 साल की सर्विस बची हुई थी, पैसा अकूत कमा चुके हैं, अब 2 साल की सर्विस है, रिजाइन कर दिया। जैसे रिजाइन किया, अब मुझ पर ये सीमा लागू नहीं होती कि मेरे फादर ग्रुप 1 जॉब में है। लेकिन अब क्या लागू होता है? आईटीआर, कि मेरे फादर के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो नौकरी में नहीं है। अगर उनके पास 8 लाख से ऊपर की इनकम है तो मैं ओबीसी में नहीं आ सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर अपनी सारी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर देंगे, गिफ्ट डीड कर देंगे। अब उन दोनों की इनकम रह गई 6 लाख रुपए साल की, मेरी होगी 60 लाख महीने की। पर ओबीसी होने के लिए मेरी इनकम क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स इनकम, सिर्फ पेरेंट्स की, फैमिली नहीं, सिर्फ पेरेंट्स, मेरी नहीं। सो इवन इफ आई एम अर्निंग 50 लाख रुपीज पर मंथ व्हेन आई एम अपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, बीइंग इन ओबीसी, आई एम स्टिल एलिजिबल टू बी एन ओबीसी। और पेरेंट्स ये कर देंगे, अपना इनकम बेटे के नाम कर दें या बेटी के नाम कर दें, रिजाइन भी कर दें, पेंशन भी गंवा दें, ये सब कर लेंगे। पेंशन क्यों गंवाएंगे? पेंशन तो मिलेगी उनको। नहीं, 2 इयर्स नहीं, वो डिपेंड करता है कितनी सर्विस। अच्छा, ओके, कितनी सर्विस। हाँ,
ओके। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उनको पेंशन की चिंता नहीं होती है, वो अपनी पेंशन पहले बना चुके होते हैं बहुत सारे। उनको पेंशन से चिंता नहीं होती। ऑल्सो वो सोचते हैं कि मतलब बेटा अगर ये नौकरी ले रहा है, इट्स नॉट एज इफ वो 50,000 रुपए की तनख्वाह पे निर्भर होगा। वो तो है ही। और फिर दूसरी बात ये भी है ना कि करप्शन जेनेटिक भी हो गया ना जब उसमें। वो IAS बन गया हाँ। तो प्रॉपर्टी वापस गिफ्ट डीड कर देगा पापा को। इससे क्या फर्क पड़ता है? और इस पे देयर इज नो स्क्रूटिनी कि ये ऐसे किया कैसे फिर करेंगे उससे ट्रांसफर। और मैं जितने और गिफ्ट डीड आप बार बार चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। गिफ्ट डीड इज एज गुड एज सेल डीड। ओके। कितनी बार भी कर लीजिए। सवाल ये है, ऐसा बहुत मतलब कम हर केसेस हैं, loopholes जो ऐसे है बहुत कम केसेस हैं, बट आई रियली नो सच केसेस। या कम केसेस इज नॉट द पॉइंट इज इट इज लीगली पॉसिबल। हाँ। जब ये पॉडकास्ट खत्म होगा मैं आपको नाम बता दूंगा कुछ लोगों के जिन्होंने ये किया है। यस दे डू इट। हाँ। अब EWS पे देखिए। पर अब गवर्नमेंट क्या करे? मतलब आपने विद अ गुड इंटेंशन, आई एम प्रिज्यूमिंग विद अ गुड इंटेंशन, आपने रिजर्वेशन किया कि हाँ पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए, जो जनरेशन से जो डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको आप उठाना चाहते हैं, तो रिजर्वेशन के पीछे कोई पॉजिटिव थॉट था। यस। लेकिन ये घुमा फिरा के मतलब मुझे इस पे डाउट है कि सरकार के इंटेंशंस हमेशा अच्छी ही रही होंगी। कभी तो अच्छी आजकल थी। ये भी कहना मुश्किल है, कई बार पॉलिटिकल कंपल्शंस में हम आरक्षण देते हैं। जैसे आजकल ये बड़ा खेल है कि एक समुदाय के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, ट्रेन्स रोकी, हमने उनको OBC डिक्लेयर कर दिया। हाँ वो भी है। ये तो गलत बात है ना भाई। आप सोशल जस्टिस केवल पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे किसी कास्ट को, ये मराठास, जाट्स एंड ऑल जो लैंड ओनिंग कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो उन पैरामीटर्स पर नहीं आती कि उनको आरक्षण मिले तो क्यों मिलना चाहिए? और डेमोक्रेसी में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ऐसी स्कीम्स बनवाता है। ये तो OBC है। EWS में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट होती है। EWS में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। हाँ। EWS में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, घर 1000 फीट फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूँ इस तरह के, अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। हाँ। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं EWS के लिए। EWS को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं, अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है EWS में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास ज़मीन थी बहुत ज़्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है, ये किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम की महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों के मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्ज़ाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के, उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहाँ तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया, डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ज्वाइन भी कर लिया है। इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है,
विच कम्स टू 8,40,000 इन ए ईयर, 2 लाख घर से भी है, अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ITR इट इज डिसाइडेड, एंड दैट टू ऑफ द लास्ट ईयर। यानी जब भी जिंदगी में EWS बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, एंड यू गेट रिजर्वेशन। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी। इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। आपने बड़ी अनुमान कर सकते हैं कि एक अच्छी नीयत से आपने एक पॉलिसी बनाई कि समाज में लेवलिंग होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, पर फायदा उठा कौन रहा है? एंड आई एम सॉरी टू से, इन माई ओपिनियन, जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज़्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग हैं, वो ठीक कंडीशंस में हैं। और जब आप ये परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि आप एजुकेटर हैं, आप इतने स्टूडेंट्स, जस्ट टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, आप ये कह सकते हैं, बट नो स्टडी हैज बीन डन ऑन द पीपल हु आर ट्विस्टिंग द सिस्टम, है ना, टू बेनिफिट। और इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के जो एडवाइजर्स होंगे वो भी बताते होंगे कि ये लूप होल्स है। जैसे जब बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, हु इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, ही वांट्स टू ट्रैवल, स्टडी अब्रॉड, तो उसमें भी होते हैं कि हाँ, आप इस कॉलेज में आप अपने इंटेंशन में ये लिखिए, हाँ। आप ये कहिए कि आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन में आपने ये काम किया, आपने फ्लड विक्टिम्स के साथ फलां काम किया, प्रोफाइलिंग जो होती है, आप ये सब लिखेंगे। तो मतलब अगर आप सिर्फ ये कहें कि आप डिबेटर हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप यू राइट ऑल दिस। तो आई हैव सीन चिल्ड्रन जो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से हैं, वो 11th-12th स्टैंडर्ड में जाके सोशल सर्विस ज़रूर करते हैं, जो दोज हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे आप अगर 60 to 90 परसेंटाइल में हो तो आप उसी पे हो, चाहे आप 65% लेके आओ, आप 85% लेके आओ, उसी पे हो। दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, राइट? तो उसके लिए ये प्रोफाइलिंग करते हैं। तो दे मस्ट बी दिस इन UPSC ऑल्सो, दीज पीपल हु टेल यू कि कैसे आप इन लूप होल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये किसी इंस्टीट्यूशन को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चों के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, उन सबको आपस में आइडिया हो जाता है। जो सीनियर्स है वो जूनियर्स को बता देते हैं। कम्युनिटीज के ग्रुप्स बने होते हैं आपस में। हाँ। एक कास्ट ग्रुप है, उसमें एक एजेंसी, एक संस्था है जो अपने समुदाय के बच्चों को बता रही है कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये चीज़ें जैसे सेक्स एजुकेशन कोई देता नहीं फॉर्मली, लोगों को मिल जाती है, तो ठीक वैसे ही ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं। मेरे ज़माने में आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज सीइंग वन ऑफ योर इंटरव्यूज़, तो आपने कहा था कि वो आप MA के एग्ज़ाम में हिंदू कॉलेज में एनरोल हुए थे। तो आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर MA, वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स फॉर जर्नलिज्म टू कम आउट। तो उस टाइम मेरे साथ भी वही हुआ जो आपके साथ हुआ कि सब बच्चे ले रहे थे UPSC एग्ज़ाम, सब लोग ले रहे हैं, और हर कम्युनिटी के, उस टाइम व्हाट्सएप तो था नहीं। हाँ, हॉस्टल्स, बल्कि हिंदू कॉलेज जैसे बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन वहाँ भी कुछ स्कॉलरशिप्स मिलती हैं जो कास्ट के बेस पे और वो बुक्स एक्सचेंज कम्युनिटी वाइज होते थे। कम्युनिटी वाइज भी होता था। मतलब बिहारियों का एक अलग ग्रुप था, UP वालों का एक अलग ग्रुप था, हरियाणा का एक ग्रुप था, एंड वो लोग सब किताबें एक्सचेंज कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक, वेयर विल आई गो? ये तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फॉर्मली भी बहुत सारे कॉलेजेस में कुछ स्कॉलरशिप्स होती थी, जैसे ये स्कॉलरशिप राजपूत बच्चे को मिलेगी, ये स्कॉलरशिप ब्राह्मण बच्चे को मिलेगी, क्योंकि देने वाला उसकी कंडीशन है कि हमारी कम्युनिटी में मिलनी चाहिए। तो ये उस समय देखता था। दैट्स ऑल इलीगल, मतलब ऐसे कम्युनिटी के हिसाब से इलीगल शायद इसलिए नहीं है कि वो प्राइवेट फेलोशिप है, एंड प्राइवेट फेलोशिप मे बी दे कैन प्रोवाइड टू समवन फ्रॉम देयर कम्युनिटी। आई डोंट थिंक दिस इज इलीगल। हाँ, सरकार करे तो इलीगल है। मतलब जैसे अमेरिकन कैंपसेस में भी होते हैं कि जो दोज हु गिव द थिंग, दे उनके स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स होते हैं कि ये प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, दैट द पर्सन इज़ फ्रॉम डिप्रेस्ड, इट्स कलर्ड बैकग्राउंड, या इमिग्रेंट फैमिली, या मतलब पेरेंट्स हैव वेरी लो इनकम। और आज तो पेपर में भी आया है, बट दे डोंट हैव रिजर्वेशन सिस्टम पर से, वो प्रेफरेंस के हिसाब से रिजर्वेशन वहाँ पर ऐसा नहीं है। पर अब वो ओवरटर्न हो गया है, वहाँ पे भी बहुत डिस्प्यूट्स है वहाँ, बट इन जनरल अमेरिकन सिस्टम इज नॉट रेडी फॉर कोटा सिस्टम।
दे गिव द वेटेज पॉइंट्स, दे गिव प्रेफरेंसेस। यहाँ तक कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, अगर उनके यहाँ एक खास परसेंटेज में ब्लैक लोग काम करते हैं सभी लेवल्स पे, सो दे गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। पर अब ये पुशबैक भी हो रहा है ना सर कि एशियन स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। हाँ, ये तो क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ तो कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो एशियंस हैं उनका IQ लेवल वहाँ के लोगों से बहुत बेहतर है। हालांकि इन स्टडीज़ में एक लूप होल ये है कि जो एशियंस को वो स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ के बेस्ट गए हुए हैं जी, और वहाँ की पॉपुलेशन नॉर्मल है तो उस प्रोपोर्शन में एशियंस, स्पेशली इंडियंस ऑफ अमेरिका, उनका IQ लेवल सबसे अच्छा निकलता है वहाँ पर। और हमारे यहाँ जो कम्पिटिटिव स्पिरिट है कि हमने सबको हराना है, ये भी है। हाँ, यू नो, इट्स नॉट वो जो जीनियल, जो जैसे ग्रुप में जब काम करते हैं जो इंडियन सिस्टम में है, हमने सबसे अच्छा करना है, राइट? अगर हमारे ग्रुप में जो भी है, वी डोंट सी दैट टीम एफर्ट, मतलब टीम में भी कंपटीशन है। जो अमेरिका में आई हैव सीन दैट वो नहीं होता, मतलब यू नो इट्स लाइक हाँ चलो टीम में कर रहे हैं, यू कैरी द एक अमीर समाज की वैल्यूज अलग होती हैं, एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास की वैल्यूज अलग होती हैं। बताइए आप जरा कैसे। स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास में बच्चों को वैल्यू मिलती है कि आपको सबसे अच्छा होना है, क्योंकि सबसे अच्छा हुए बिना आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, सेफ्टी नेट नहीं है। तो इंडिया में मिडिल क्लास के बच्चों पर इतना प्रेशर है कि भैया सबसे अच्छे, फर्स्ट आओ, टॉप करो, सबको हराओ, क्योंकि कुछ ही लोग शानदार ज़िंदगी जी पाएंगे फाइनेंशियली। अमेरिका में लगभग हर बच्चे को पता है कि एक ठीक ठाक ज़िंदगी मिल ही जाएगी। आदमी रेस तभी लगाता है जब उसको भागना हो, जब चल के काम चल रहा है तो कोई क्यों रेस लगाएगा। इसलिए अमेरिका में या विकसित देशों में जनरली आपको वो वैल्यू सिस्टम नहीं मिलेगा कि हमें सबको हरा देना है। उनके लिए वीकेंड के 2 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं। वो 5वें दिन काम से भागते हैं ताकि 2 दिन कहीं दूर जाके छुट्टियां मना लें फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। उन 2 दिनों के लिए 5 दिन काम करते हैं, क्योंकि एक अमीर समाज तो वैसे ही सोचेगा ना, जब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, आप क्यों रात दिन काम करना चाहेंगे? किसको हराएंगे? आपको मैक्सिमम क्या चाहिए? एक अच्छी कार चाहिए, वो आप वैसे ही कमा लेंगे, आपकी मंथली सैलरी में कार आ जाती है वहाँ पर। तो जब सारी सुविधाएं हैं, घर वहाँ यहाँ से बहुत सस्ते हैं। दिल्ली में घर खरीदना, इतने में आप अमेरिका में 6-7 घर खरीद सकते हैं, केवल कुछ इलाके छोड़ के। वहाँ घर खरीदना भी आसान है, कार खरीदना एकदम आसान है, सड़कें अच्छी हैं, तो आपको जो जो सपने हैं वो सब 2-3-4 महीने की सैलरी में पूरे हो जाते हैं। फिर किस बात की भाग दौड़ है? इसलिए अमेरिकी समाज के लोगों का वैल्यू सिस्टम अलग होना ही होना है। हाँ, जो भारत के लोग यहाँ से जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे बर्डन्स पहले से हैं, यहाँ पूरे ख़ानदान को ठीक करना है, तो वहाँ से पैसा कमा के, टैक्स चुका के फिर पैसा यहाँ भेजना है, उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वहाँ पर, यहाँ से जो लोग गए हैं, उनके जो बच्चे वहाँ पैदा होते हैं, आप देखेंगे उनका भी वैल्यू सिस्टम लगभग वैसा होने लगता है। हाँ, ट्रू। दे आर नॉट रनिंग फॉर एनीथिंग, हाँ, दे आर रनिंग फॉर जॉय। यस, आप 20-25 साल हो गए आपको? 25 साल हो गए? ये 25वां साल है मुझे दृष्टि चलाते हुए और 26वां साल पढ़ाते हुए है। तो जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स 25 साल पहले थे और जो आज के मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, उनमें कोई फ़र्क देखते हैं आप? ये जो आप कह रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस जो अमीर मुल्कों में, ये सब चौंचले अमीरों के होते हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स में आप देखते हैं? नहीं, गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को ये सब अभी भी नहीं है, ये सब जुमले बोलने का हक भी नहीं है। देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस एक एलीट कॉन्सेप्ट है जो कि अच्छा है, एक समय के बाद आना भी चाहिए दिमाग में। एक गरीब आदमी कैसे वर्क लाइफ बैलेंस करेगा? मिडिल क्लास का आदमी जिसके सपने बड़े हैं, अगर वो कहे कि मैं वीक में 5 दिन काम करूँगा, 8 घंटे ही काम करूँगा, 40 घंटे का वीक चाहिए, तो मिडिल क्लास में ही ज़िंदगी भर रहेगा। अगर आपके सपने बहुत छोटे हैं तो आप वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर लीजिए। मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो वर्क को ही लाइफ मानता हूँ, इसलिए मुझे वर्क और लाइफ में इतना गैप नज़र नहीं आता। आपके कोई सैटरडे संडे नहीं है? मेरे सभी डे सैटरडे संडेज हैं और सैटरडे संडेज भी मेरे वर्क डेज हैं, तो आई एन्जॉय वर्किंग। तो अब क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ वहाँ मेरे लिए छुट्टी मैनेज करना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं मैनेज कर सकता हूँ जी। लेकिन कम से कम 10-15 साल ऐसे थे जब छुट्टी नहीं मिलती थी मुझे। मैंने 7 डेज़ काम किया है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है, परिवार ने भी काम किया है साथ साथ, तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया हमारा।
और एंटरप्रेन्योर होने, जैसे आप भी टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आप भी एंटरप्रेन्योर हैं. आई डोंट थिंक आई हैव हैड एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20-25 साल में मैंने कभी ना फोन ऑफ किया, ना नॉट अवेलेबल ऑन सैटरडे संडे, ये कभी होता नहीं था. आई थिंक खैर ये तो हम अब भी नहीं करते हैं. अभी नहीं करते. दैट्स ट्रू. तो मैं सैटरडे संडे को वो काम कर लेता हूँ जो ऑफिस के लोगों के साथ नहीं करना होता है, क्योंकि वो छुट्टी पे होते हैं सब लोग. मैं नहीं होता हूँ छुट्टी पे. तो जब स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे स्टूडेंट्स कभी नहीं पूछते. नहीं, उन्होंने आज तक नहीं पूछा. हाँ, क्योंकि वो तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी कहाँ इन सब. प्रोफाइल क्या होता है? लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कौन आते हैं आपके पास? 3 साल पहले तक हम लोग सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे. अब हम इंग्लिश में भी हैं. तो इंग्लिश मीडियम में मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा है, अपर मिडिल थोड़ा सा है, लोअर क्लास कम है. सरप्राइजिंगली बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं किसी स्टेट में, उनके बच्चे पढ़ते हैं. तो आजकल मैं उन पेरेंट्स से भी बात करता हूँ जो लोग खुद सिविल सर्वेंट्स रहे सीनियर लेवल पे. हिंदी मीडियम में ऐसे प्रोफाइल के बच्चे नहीं आते. वहाँ लोअर क्लास से मान लीजिए 10-20% कम से कम, लोअर मिडिल क्लास शायद 30-40%, 20-30% आप अपर मिडिल मान लीजिए. रेयरली कोई बच्चा अपर क्लास से आता होगा, बहुत कम. हालांकि आपकी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम में हुई थी. मेरी, यहाँ आपकी इंग्लिश मीडियम में हुई थी, लेकिन आप यू शिफ्टेड टू हिंदी मीडियम. मैं 10वीं क्लास तक हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ हरियाणा में. 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से मैंने किया. 11वीं 12वीं मैंने कॉमर्स अकाउंटेंसी पढ़ा, बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया. फिर क्योंकि मैंने एमए एमफिल पीएचडी हिंदी साहित्य में किया तो उसमें तो हिंदी मीडियम होना था. व्हाई डिड यू शिफ्ट लाइक दिस? मतलब इतने सारे जंप्स आपके मैंने एजुकेशनल लाइफ में रहे हैं. ईमानदारी से कहूँ तो 10वीं के बाद मुझे साइंस छोड़ना था, न कि कॉमर्स पढ़ना था. अच्छा. और वहाँ 2 ही ऑप्शन थे, साइंस और कॉमर्स. सो सिंस आई हैड टू लीव साइंस आई चोज कॉमर्स. पर कॉमर्स पढ़ते हुए जब मैथ्स में दिक्कत हो रही थी, मैं मैथ्स छोड़ दिया. सो कॉमर्स विदाउट मैथ्स मैंने रखा. मेरा मैथ्स वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे मज़ा नहीं आता था पढ़ने में. जब ग्रेजुएशन में गया तो मैंने बीकॉम ऑनर्स लिया पहले डीयू में, पर उसमें पढ़ना बहुत पड़ रहा था और बिजनेस मैथ्स भी उसमें ज़रूरी था. पॉलिटिक्स में कर नहीं पा रहा था उस समय, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो उसको. फिर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पे शिफ्ट कर लिया. पॉलिटिक्स क्यों? मेरा सपना था बचपन से पॉलिटिक्स में आने का. मेरे फादर का भी था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ. अच्छा. बड़े बड़े सपने थे, पीएम बनने का सपना भी था उस समय मेरा. व्हाई नॉट? सुषमा स्वराज उस समय हरियाणा से निकली ही थी, तो वो और अटल बिहारी वाजपेयी मेरे फादर के फेवरेट लीडर्स थे. तो क्योंकि मैं डिबेटर था स्कूल में, काफ़ी मतलब बहुत डिबेट्स मैंने बोली थी. एबीवीपी नहीं, तो पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी. अच्छा. बट यस, आई वॉज लिंक्ड टू एबीवीपी इन माई कॉलेज विदाउट बीइंग एन एफिलिएट मेंबर. अच्छा. तो फिर फर्स्ट ईयर में ही मंडल कमीशन आ गया था 90 में ही. अगले साल, उसके अगले साल फिर बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ. तो 3 साल बड़े ही हाँ उथल पुथल था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, खासकर उस वक्त. राजीव गोस्वामी वाला मामला आपको पता ही होगा, उस समय जो हुआ था, जो इमोलेशन का किस्सा था. इट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कास्ट बेस्ड या फिर राइट्स रिजर्वेशन के ऊपर. मतलब उस वक्त मुझे भी नहीं पता था. मुझे भी नहीं पता था उस समय. कुछ भी नहीं पता था. ये इट्स आल्सो प्रिविलेज वाला. बट आई पार्टिसिपेटेड इन एंटी मंडल मूवमेंट विदाउट नोइंग व्हाट मंडल इज एंड व्हाई शुड आई बी एंटी. क्योंकि वो एक तो ना गूगल था ना कुछ था, तो एक दूसरे से पता करके ही पता लगता था. आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन अयोध्या मूवमेंट. अच्छा. क्योंकि मैं जिस स्कूल से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, वहाँ ये बहुत ऑब्वियस था. तो मैं उस समय तक बहुत क्लियरली उस पर आपके आपकी फैमिली जो, हम डाइग्रेस कर गए, पर फिर भी आपकी फैमिली तो आर्य समाजी थे ना? हाँ, लेकिन आर्य समाज के अधिकांश लोग आरएसएस को भी ठीक से फॉलो करते हैं. हाँ, दिस आई कांट अंडरस्टैंड कि कैसे होता है ये. मतलब देखिए, आर्य समाज का रोल पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वही है जो ब्रह्मो समाज का बंगाल में था. दे वर फाइटिंग विद ब्रिटिश कल्चर इन ए वे, और उसके हिसाब से हिंदू धर्म को रीडिफाइन कर रहे थे ताकि कास्ट सिस्टम को हम खारिज करें, एंटी विमेन जो हमारी कल्चर से उनको खारिज करें. तो आर्य समाज, हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से आए थे, उनका नाम मूल शंकर तिवारी था.
पर उनका इम्पैक्ट यहाँ ज़्यादा हुआ। जब हिंदू धर्म को रीडिफाइन कर रहे थे तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय इस बेल्ट में हिंदू मुस्लिम्स के बीच की टकराहट थी। तो धीरे धीरे आर्य समाज की छवि ऐसी बनी कि मुस्लिम समाज और आर्य समाज के बीच में टसल है। आर्य समाज पहला ऐसा मूवमेंट था जिसने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसको आजकल हम घर वापसी कहते हैं, कि जो लोग हिंदू थे मुस्लिम बन गए थे वो वापस हिंदू बन सकते हैं, बनना चाहिए। पहले ये होपलेसनेस वाली सिचुएशन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली फ्रॉम यू, कमिंग फ्रॉम यू, दैट वो जो क्रूशल मंथ्स होते हैं जहाँ पर फैमिली पे भी प्रेशर होता है, तो अपने आप को वो संयम में कैसे रखें उस प्रेशर के दौरान, और वो कैसे वो टेंशन बच्चों पे ना दें दैट यू आर इन अ होपलेस सिचुएशन। देखिए, मैं पेरेंट भी हूँ, मेरा बच्चा भी 18 साल के आसपास का है एंड ही इज़ नॉट ए वेरी ब्राइट किड। वो ठीक है पढ़ने में, और मैं फील करता हूँ कि उससे बहुत चिंता नहीं है फ्यूचर को लेके, होनी भी नहीं चाहिए। उसके पास तो मैं भी हूँ, मैं वेल सेटल्ड हूँ। मेरे पेरेंट्स वैसे सेटल्ड नहीं थे कि मैं निश्चिंत हो जाऊँ। और मैं देखता हूँ कि जितनी चिंता मैं उसके लिए करता हूँ उतनी करने की ज़रूरत है नहीं। मैं ज़्यादा चिंता कई बार हम पेरेंट्स करते हैं, एंड बेसिकली इट्स पेरेंट्स अबाउट पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स। मैं बहुत ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करता हूँ कई बार इस मामले में। मैं देखता हूँ कि जनरली मैं भी निश्चिंत रहता हूँ, वो भी खुश रहता है। बेटी है वो भी खुश, मतलब बेटी बायोलॉजिकली बेटी नहीं है, हमारे भाई साहब की बेटी है, तो वहाँ साथ ही रहती है। पढ़ने में ठीक है, बुरा कोई भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ऐसा वैसे ही है, 1 महीना पढ़ेंगे नंबर ले आएंगे, उस तरह के बच्चे हैं। हमने कभी ये चाहा भी नहीं कि वो टॉप करें। मैं उस माइंडसेट से बचना चाहता हूँ, बच्चों को बचाना चाहता हूँ कि टॉप ही करना है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बाई चांस हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो भड़ में जाए टॉप अप। बस समझो, पढ़ो और निश्चिंत रहो। तो ये कहना गलत है, बी द बेस्ट इन योर लाइन? एकदम गलत है, ये क्राइम है, गलत नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको क्लास में फर्स्ट जाना है तो लगभग क्राइम है ये गलत की बात नहीं, क्राइम है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन मैं देखता हूँ कि हमारे घर में कुछ और बच्चे आए, पेरेंट्स आए, और मान लीजिए उन पेरेंट्स का बच्चा किसी मामले में बहुत कमाल का बच्चा है, जैसे उसने कहा कि ये बच्चा तो भी 8वीं क्लास में है, इसने 8वीं क्लास में ही कोडिंग के 4 लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं, इसने भरतनाट्यम में इंटरनेशनल प्राइज जीत लिया है, कुछ भी ऐसा। मैं फील करता हूँ कि उस दिन बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी एक ठीक सा तनाव हो जाता है आपस में। और जितनी चिंता मुझे बच्चे की, उससे ज़्यादा चिंता शायद मुझे बाकी पेरेंट्स की तुलना में खुद को साबित करने की है। जब जब दूसरे पेरेंट्स के साथ मिलता हूँ और ऐसी बातें होती हैं, उस दिन मेरा बिहेवियर शायद मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा खराब हो जाता है। सो ट्रू। तो मुझे लगता है कि इसमें ये तो बेचारा कहीं था ही नहीं, ये तो झगड़ा तो 2 पेरेंट्स के बीच में चल रहा है। और मुझे बार बार लगता है कि पेरेंट होना, बायोलॉजिकली होना तो ठीक है, आप एक उम्र के बाद हो ही जाते हैं उस लायक, पर पेरेंट होना बहुत बड़ी तपस्या का मामला है, स्पेशली अगर आपका बच्चा बहुत कमाल का नहीं है। और दुनिया में 1 या 2% परिवारों को छोड़ देंगे, सबके बच्चे ऐसे ही हैं। हर बच्चा कैसे कमाल करेगा? ऐसे बच्चे का पेरेंट होना जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, ये सीखने की चीज़ है। और पेरेंटिंग एक डिसिप्लिन के तौर पर सबको सिखाने की ज़रूरत है। और कोई कोचिंग सेंटर तो है नहीं इसका तो कोई नहीं जहाँ पे हम जाके, और वो नेचुरली भी नहीं आता कुछ लोगों को। नेचुरली बिल्कुल नहीं आता। हाँ, बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत रफ होते हैं अपने बच्चों के साथ। मतलब मैं शायद ज़िंदगी में 200-300 बार पिटा होऊंगा अपने स्कूल लाइफ में, अपने घर में टीचर से। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं पेरेंट से भी, टीचर खूब पिटा हूँ। और ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है, उस जमाने में वैल्यू सिस्टम था। बट मोस्ट पीपल बिकम लाइक दैट ना, कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं 0 तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने शायद पूरी ज़िंदगी में 2-3 बार ऐसा किया होगा, हल्का फुल्का कभी एक आध लगा दिया है, ऐसा हुआ होगा। मैं झूठ बोलने से बचूंगा, मतलब कई लोग बोलते हैं मैंने कभी नहीं मारा, ऐसा नहीं है। 2-3 बार मैंने किया है। हालांकि मैं उस बात को लेकर खुश नहीं हूँ कि मैंने ऐसा किया। आई एग्री। पर हुआ, बहुत तेज गुस्सा आया तो हो गया। अब अगली जनरेशन शायद उतना भी नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू सिस्टम चेंज हो रहा है समाज का। जी बिल्कुल।
लेकिन मैं फील करता हूँ कि जब जब ऐसा हुआ, मुझसे भी 2-3 बार हुआ, अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से देखूं, तो वो हर बार ऐसा हुआ जब दूसरे पेरेंट्स या दूसरे बच्चों की तरफ से कोई प्रेशर आया हुआ था। इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि जनरली हम बच्चों से रूड तब होते हैं जब प्रेशर कहीं और से आ रहा होता है, एंड दे बिकम द स्केपगोट। ट्रू। और फिर मेरी फिलॉसफी ये भी है कि आपके स्कूल के नंबर्स आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल काम आते हैं। दैट ऑल्सो आई एग्री। अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है तो काम आएंगे। जैसे आपको मान लीजिए डॉक्टर बनना है और आप तमिलनाडु में रहते हैं, और तमिलनाडु के स्टेट के कॉलेजेस के लिए एक ज़माना था जब केवल +2 के मार्क्स से ही सिलेक्शन होता था, तो काम आते थे मार्क्स, कहीं कहीं अब भी आते होंगे। पर कॉलेज में एडमिशन के बाद तो कहीं काम नहीं आते, और ज़िंदगी में तो बिल्कुल नहीं आते। मैं जिस कंपनी को चलाता हूँ उसमें करीब 2,500 लोग काम करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जो लोग सबसे अच्छे ओहदों पर है उनमें से कोई भी बहुत ब्रिलियंट रहा हो पढ़ाई लिखाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा हो, ऐसा नहीं है। उनको जीवन की समझ ज़्यादा अच्छी है बजाय एकेडमिक्स के। और वो जीवन की समझ कैसे आती है? ठोकर खा के? जनरली ठोकर खा के आती है। सिर्फ ठोकर से नहीं आती, लेकिन ठोकरों से काफ़ी हद तक आती है। एक शेर मैंने 4 दिन पहले सुना जो थोड़ा छोटा सा, फिर मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया अपने तरीके से। पूरा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसका भाव ये था, एक शब्द है उस्तादों से और दूसरा है अनुभव के लिए। एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं भूल रहा हूँ, उर्दू का शब्द है। उसका भाव सिर्फ ये है कि जो मैंने ज़िंदगी भर में सीखा है रगड़ों से, रगाहट खा के, कैसे तुम वो सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। जो मैं ज़िंदगी भर में सीख पाया हूँ हालातों से, वो कैसे तुम सीख लोगे सिर्फ उस्तादों से। तो उस्ताद की एक लिमिट होती है, हालात से अच्छा कौन सिखा सकता है। पर सर जैसे अगर मैं अपने आप मुझे सर मत बोलिए, हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल हैं। मुझे विकास जी बोलिए। विकास जी, जैसे अगर मैं अपने बेटे को बता, देखो पड़ोसी का बेटा इतने मार्क्स लेके आया, वो अलग बात है। आपके बेटे पर तो इतना प्रेशर होगा, आप इतने स्टूडेंट्स को जानते हैं, आप इतने स्टूडेंट्स को जो दिन रात मेहनत करते हैं, बर्निंग द लैम्प एज दे से, यू नो, एंड जो बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन से भी आते हैं, मिडिल क्लास से भी आते हैं, जिनके पास सिक्योरिटी सेफ्टी नेट है ही नहीं, वो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। तो आप तो वो वाले लाइन वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो आप पे वो साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत तो होगा ना कि मेरा बेटा तो इतनी मेहनत नहीं कर रहा। आई डोंट मीन एनीथिंग अबाउट योर चाइल्ड, बट आई एम जस्ट सेइंग जनरली स्टूडेंट्स और टीचर्स का मैं कह रही हूँ, क्या वो प्रेशर्स वापस ले जाते हैं घर, जो आप देखते हैं, एक्सपीरियंसेस, प्रेशर्स जो भी है? और हमारी फैमिली पूरी कोशिश करती है कि हमारे बच्चों पर ये दबाव ना आए कि वो हमारे बच्चे हैं। पूरी कोशिश करते हैं। तो उनको ज़िंदगी में क्या बनना है, जैसे भी 12वीं क्लास उनकी ख़त्म हुई है, तो मैंने उससे पूछा कि क्या करना है आगे। उसने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा है, मतलब बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। तो उसने मुझे एक बार कहा कि बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पढ़ो। फिर उसको फिल्में बनाने का शौक़ है, 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, 2-3 फिल्में बना के भेजी उसने मेरे पास। मैंने खुद उसको बोला कि मैंने कहा देखो, अगर फिल्म बनाने का मन है ना, फिल्म स्टडीज़ करो ग्रेजुएशन में। बोले उसमें करियर, मैंने कहा करियर देखेंगे बाद में, यार अभी तुम जो मैंने पढ़ो ना। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरे बेटे के मन में यूपीएससी के एग्ज़ाम देने की इच्छा 0.01% भी नहीं है, और मेरी भी वो इच्छा नहीं है 0.01% भी कि मैं उसे कहूँ कि वो एग्ज़ाम दे। और कोई पीयर प्रेशर भी नहीं है उन पे? नहीं है। हाँ, फैमिली में कुछ बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, पर वो नहीं देगा। मैंने या मेरी वाइफ ने आज तक उसको एक बार भी बात नहीं कही है कि एग्ज़ाम देना चाहिए, कभी कहेंगे भी नहीं। इतना ही नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरी एक सोशल पब्लिक प्रोफाइल है, उसका दबाव भी उस पर क्यों आए। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप अपने इंस्टा अकाउंट पे ऐसे लोगों को फ्रेंड मत बनाओ जो इसलिए बन रहे हैं कि वो मुझे जानते हैं। अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड बनाओ। वो भी होता है। ऐसा हुआ, एक बार मैंने समझाया, एक बार अकाउंट कहा कि बंद करो, नया बनाओ, उसने बनाया भाई। क्योंकि उस उम्र के बच्चों से कोई बड़ा उम्र का व्यक्ति
कुछ ऊट पटांग बात कहलवा ले, वीडियो बना ले, ब्लैकमेल करे, ये सब तो आजकल खूब होता है। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ बच्चों को कि भाई तुम्हें जो लोग अप्रोच कर रहे हैं, वो बड़े खुश होकर बता रहे थे एक दिन दोनों बच्चे कि कई हज़ार लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने उनसे पूछा कि इनमें से कितना को जानते हो? तो किसी को नहीं जानते। तो मैंने क्यों भेजी? तुम इतने सुंदर हो, इतने स्मार्ट हो, क्यों भेज रहे हैं वो लोग? इसीलिए भेज रहे ना भाई कि तुम्हारे फादर को जानते हैं वो लोग। तो भूल के भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अपने दोस्तों से ग्रुप बनाओ, और मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि तुम्हारी उम्र में जिस तरह की शरारतें हर बच्चा करता है, आपको भी करनी है। ये नहीं सोचना है कि पापा का नाम का क्या होगा। जैसे 18 साल की उम्र का बच्चा है, दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लीजिए कोई गाली दे दी उसने, मेरे पास वो फ़ोन आया किसी का कि आपके बेटा ने गाली दी, तो मैंने कहा तो ठीक तो है। 17-18 साल के बच्चे से एक आध गाली दे रहे तो इसमें बताने क्या बात है, नॉर्मल बात है, समय पे सीख जाएगा। हम भी देते थे, बाद में छोड़ दी। तो वो जिस सर्कल में, मैं उसको हमेशा ये समझाता हूँ कि भाई जो नॉर्मल है ज़रूर करना है। कहीं लगे गलत है, बात कर लेना, पूछ लेना। सर, आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं विकास जी, उन पे ऐसे प्रेशर्स हैं, फैमिली के प्रेशर्स की आपने सक्सीड करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आपने नहीं किया तो फैमिली बर्बाद हो जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगे, जो स्टैंडर्ड लाइंस बच्चों को दिया जाता है दैट यू हैव नो सेकंड ऑप्शन, यही ऑप्शन है। तो जब वो आपके पास आते हैं, आप प्रॉबेबली उनको कहते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट द वे। अब वो कहाँ, एक गुरु जो कह रहा है वो अलग है, जो माँ बाप कह रहे हैं वो अलग है, वो कैसे बैलेंस करें इन दोनों चीज़ों को? देखिए, माँ बाप जो कहते हैं उससे ज़्यादा असर माँ बाप की कंडीशंस को देख के बच्चों पे होता है। अगर घर में स्ट्रगल ज़्यादा है तो बच्चे कनेक्टेड तो हैं ही, वैल्यू सिस्टम तो यही है कि माँ बाप का ध्यान रखना है। वो फील करते हैं कि पेरेंट्स के लिए हमें बहुत कुछ करना है। जिन घरों में पेरेंट्स बार बार कहते हैं कि एक अटेम्प्ट है, वहाँ तो मैंने देखा कि बच्चे लगभग नफरत करने लगते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि दबाव इतना ज़्यादा उन पे होता है। जहाँ पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं पर बच्चे फील करते हैं, वहाँ सम्मान का भाव ज़्यादा रहता है, कमिटमेंट का भाव ज़्यादा रहता है उनके अंदर। पर ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें कोई गारंटी किसी की होती नहीं है। मैं पहली क्लास में साफ कहता हूँ कि गारंटी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती है। मैं भी दूंगा एग्ज़ाम तो गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की नेचर ऐसी, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप 1 से 2 साल या 2.5 साल ठीक से पढ़ते हो, आपकी लिखने की क्षमता ठीक है, तो IAS में या PCS में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी मैं लगभग गारंटी दे सकता हूँ। और मैं देखता हूँ ऐसा हो भी जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि सिंसियर कैंडिडेट्स जो 2-3 साल ठीक से पढ़ते हैं बहुत कम है। सिविल सर्विसेज में 1000 से ऊपर सीट्स आजकल आती हैं, अभी शायद और बढ़ने वाली हैं। PCS के सारे स्टेट्स को मिलाएंगे वो सीट्स भी कम से कम 1000-2000 हर साल आती हैं। 5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से मेरा अनुमान है कि 1 लाख के आसपास सीरियस होते हैं। एक साल में 2,500-3,500 वैकेंसीज होती हैं। तो ये उतनी मुश्किल प्रपोजिशन है नहीं। अगर आपने पढ़ाई ठीक से की है, लिखने का स्टाइल आपका ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात बन जाती है। लेकिन अगर आप नॉन सीरियस हैं, फिर तो भारत में कहीं भी आपका बहुत बड़ा स्कोप नहीं बनता, किसी भी फील्ड में नहीं बनता है। मैं भी बॉम्बे में गया हुआ था कुछ दिन पहले। हमारे एक दोस्त हैं जो फिल्मी एक्ट्रेसेस के लिए कास्टिंग करते हैं, बड़ी कंपनी है उनकी। तो मैं उनके ऑफिस में था, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कितने बच्चे एक दिन में आते होंगे कि हमें एक्टर बनना है। आई वॉज शॉक्ड जब उन्होंने कहा कि ये संख्या 5,500 से 6,000 के बीच है एक दिन की। बाप रे। तो लगभग 2 लाख बच्चे या 2.25 लाख बच्चे हर महीने मुंबई पहुंचते हैं एक्टर्स बनने के लिए, क्योंकि वो सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं ना कि रेल की पटरी के साइड में हमने तो कंपटीशन भारत में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है जी, कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए घरों के अंदर वैल्यू सिस्टम क्या है, फर्स्ट आना है। इसलिए वो ज़िंदगी भर फर्स्ट आते रहते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते ज़िंदगी को। और अमेरिका में कॉलेज ज़्यादा हैं, उतने स्ट्रगल है नहीं। वहाँ तो क्या बोलते हैं कि बहुत मुश्किल जब कॉलेज बोलते हैं वहाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ बच्चे रहते हैं वहाँ, कि इस कॉलेज में
6 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। वाह वाह। और जब मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ लाखों 600 में से भी नहीं है, 6 लाख में से 1। हाँ। तो तब उन्हें समझ में आता है कंपटीशन क्या है। तो जब 6 में 1 वाला मामला है, और नहीं तो दूसरा कॉलेज है जहाँ 3 में 1 का और है। जी, वो मेरे को एक किस्सा याद है, वो डेंटिस्ट्री कोई पढ़ने गया था आगे, तो उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्शंस तुमने कितने देखे हैं एमडी, मतलब तो इसे देखे, तो मैं तो रोज करता था एक्सट्रैक्शंस। जैसे रोज करते थे आप एक्सट्रैक्शन? कहते हैं हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था। कहते कितने करते थे? 15-20 एक्सट्रैक्शंस तो दिन में होते थे, क्योंकि इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ पीरियड जहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होती थी। हाँ। इतनी एक्सट्रैक्शन ही कर दो, निकाल दो दांत, यू नो। तो कहते 15-20 एक्सट्रैक्शन। कहते यहाँ पे 15 साल काम करने के बाद भी यू विल नॉट डू 15 एक्सट्रैक्शंस इन अ मंथ। यस। और वहाँ पे 15-20 एक बीडीएस का कोर्स करके जब वो इंटर्नशिप भी कर रहा होता है तो वो एक्सट्रैक्शन करता है बीडीएस के बाद. सो दीज आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू नो. सो आई कैन वेल अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन इज ओडियस. यू कांट कंपेयर द अमेरिकन सिस्टम विद द इंडियन सिस्टम, यू नो. स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके जो जैसे I know when most parents would tell their children कि अपने दोस्त ठीक बनाओ. जब तक आपके जो इर्द गिर्द जब स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम ना ले रहे हो, जिनके लिए मतलब वो माइंडसेट ना हो कि हाँ हमने सक्सेस बनना है लाइफ में, वी हैव टू टेक द नीट, वी हैव टू टेक द जेई, जब तक ऐसे स्टूडेंट्स आपके इर्द गिर्द नहीं हैं आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. अगर आपके मतलब लुच्चे लफंगे फ्रेंड्स होंगे तो आप भी उसी रास्ते में जाएंगे. How does a student pick a friend because of that thing कि हाँ मेरे को ऐसे अचीवर स्टूडेंट्स के साथ ही दोस्ती करनी है? दोस्त तो ऐसे ही बन जाते हैं ना. What do you advise? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बात सही है, बात गलत नहीं है. जिस उम्र में बच्चे हैं उस उम्र में दोस्तों का असर हम पे सबसे ज़्यादा होता है. ना पेरेंट्स का होता है ना किसी और का होता है. बस जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं स्पेशली 13 ईयर्स के बाद ऐसा मानते हैं कि जो गैंग है बच्चों का उसका असर बच्चे पर सबसे ज़्यादा, पीयर ग्रुप का असर सबसे ज़्यादा है. इसलिए पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि बच्चे का ग्रुप ख़राब ना हो. पर ये आसान नहीं है 2 वजहों से. 13-14 की उम्र के बच्चे एक तो ऐसे दोस्त ज़्यादा पसंद करते हैं जो उन्हें उन रास्तों पर ले जाए जो वो नहीं जानते हैं. पढ़ाई लिखाई तो अलग चीज़ हो गई, उन्हें तो वो बच्चे पसंद आते थोड़े बदमाश टाइप के हैं. हाँ. शरारती हैं, जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं हैं. दूसरा, अगर आप चाहें भी कि मैं अच्छे बच्चों का दोस्त बनूं, उसमें पेरेंट्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है. पेरेंट्स इंसिस्ट कर करके दोस्त बनवाते हैं तो ऐसा हो पाता है. सवाल ये भी है कि जिसको मैं चाह रहा हूं कि दोस्त बने, क्या वो भी चाह रहे कि मैं उसको दोस्त बनूं? उसकी भी तो एस्पिरेशंस होंगी. क्या तो उसको अपने से अच्छे बच्चों का दोस्त बनना हो और मैं उतना अच्छा बच्चा नहीं हूँ. तो ये बड़ा ट्रबलिंग होता है बच्चों के लिए कि उनका दोस्त कौन बना. और असर तो सबसे ज़्यादा इसी बात का है. अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो मेनली इसमें उसके पीयर ग्रुप की भूमिका है, पीयर प्रेशर की भूमिका होती है. हाँ, 18-20 की उम्र के बाद बच्चे इस बात को समझने लगते हैं कि किसका कितना प्रेशर लेना है, कितना नहीं लेना है. अगर वो एक सॉलिड पर्सनैलिटी उनकी है तो. वैसी पर्सनैलिटी नहीं बनी है बचपन से तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है. मतलब मैं देखता हूँ कि जब हम भी कॉलेज में थे तो हमारे हॉस्टल में लगभग सब लोग सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे. मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसी वैल्यूज़ बचपन में दे दी थी कि वो असर हम पे कभी पड़ा नहीं. मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता था हमें. अगर किसी ने ये कहा कि भाई सब पी रहे तुम भी पी लो. बल्कि एक पॉडकास्ट में हाल ही मैंने ये बात बताई भी थी कि ऐसे बोलते थे कि तो लड़का है नहीं, तो लड़कियों वाला, अरे मर्द है तो पी के दिखा. अब इस प्रेशर में कौन बच्चा नहीं घबरा जाएगा. हाँ. तो मुझे तो अपना ध्यान है, मैं बोलता था कि भाई हम तो इसको बिना पिए भी मर्द हैं. आप इसको पी के मर्द होते हो तो आपकी दिक्कत है, हम तो वैसे मर्द हैं. और पॉपुलर कल्चर भी तो कहता है ना कि आप पियो, पी के मतलब सारे गाने भी वैसे हो जाते हैं. मतलब आपका तो पंजाबी आप जानते हैं, पंजाबी कल्चर में तो सारे पंजाबी गाने, इफ यू सी पॉपुलर गाने सब उसी पे हैं. गड्डी एंड शराब एंड बोतल एंड यू नो लड़की, इट्स ऑल दैट. सब वही है. हाँ. And it's become a major issue. Alcoholism, drug addiction. आपके इंस्टीट्यूट में do you see that effect कि बच्चे जो हैं उस तरफ लीन कर रहे हैं, आपको एडवाइस देना पड़ रहा है? नहीं,
मैंने आज तक ऐसा एक भी केस हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं सुना जहाँ किसी बच्चे को ड्रग एडिक्शन हमने देखा हो या शराब का एडिक्शन देखा हो, कभी नहीं देखा। बहुत फोकस्ड हैं। 12-13 साल पहले एक बात मेरे पास आई थी कि क्लास में एक बच्चा है जो शराब पी के क्लास में आता है। हाँ। और वो कभी कभी पानी की बोतल जो उसकी होती है स्टील वाली, उसके अंदर भी कुछ ड्रिंक मिला के लाता है। तो हमने एक बार तलाशी मिली, ऐसा कुछ मिला नहीं हमें। और मतलब 25 साल में ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं है। ये ज़रूर मैंने सुना है कि मुखर्जी नगर जैसे इलाके या राजेंद्र नगर जैसे इलाके जहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ये चीज़ें हैं, प्रेवलेंट हैं। शायद ड्रग्स बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रेवलेंट रहते हैं। अब क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे तो कोई बताएगा नहीं। हाँ। तो मेरे सामने ऐसा इंसिडेंट कभी नहीं आया, पर मैंने सुना है कि ये चीज़ें होती हैं। मैंने कभी किसी क्लासरूम में या अपने किसी स्टूडेंट को ऐसी चीज़ों में देखा नहीं है। पर मेडिकल जो ऑफ द काउंटर ड्रग्स हैं उसका एब्यूज़ बहुत करते हैं, स्पेशली दोज हु आर टेकिंग द एग्जाम्स। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि सोने के लिए दवाइयाँ ले ली, उठने के लिए दूसरी दवाइयाँ ले ली। मैंने यूपीएससी की दुनिया में एज ए मेजर प्रॉब्लम इसको कभी नहीं देखा है। या तो बच्चों की एज इतनी है कि वो समझदार हो चुके हैं। हाँ। हो सकता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में कुछ बच्चे ऐसा करते हों, लेकिन वो कभी इश्यू बन के मेरे सामने नहीं आया है। ऐसे होता है दैट स्टूडेंट्स वांट टू, जैसे कुछ OTT सीरियल्स में भी आजकल आ रहे हैं दैट देयर इज अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो जैसे अर्बन स्लम्स में रहते हैं, वो सोचते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम में ले लूँ तो, या फिर एनी अदर जेई जो भी है, IIT में मैं इस ये जो दलदल है ऑफ पॉवर्टी एंड मीडियोक्रिटी ऑफ लाइफ, उसमें से मैं निकल जाऊंगा। तो उसमें वो अपना पूरा पर्सनालिटी चेंज कर लेते हैं। कलावा पहना होता है तो वो निकाल लेते हैं, बाल एक किस्म से काटते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, बिकॉज दे फील उससे मतलब मेरी पर्सनालिटी जो है वो उस क्लास की है। तो दैट डेस्परेशन टू लुक डिफरेंट, टू बी डिफरेंट, उसमें कैरेक्टर ही अपना चेंज हो जाता है। इसको हम लोग सोशियोलॉजी में एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन बोलते हैं, इस कंसेप्ट को। कि मेरा एक रेफरेंस ग्रुप है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, वो लोग मुझे आइडेंटिफाई करें अपने साथ, मुझे इज्जत दें, इसलिए मैं उनके जैसा बन जाऊँ। ये बिहेवियर दुनिया भर में होता है, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में होता है। लेकिन हाँ, जैसे रिजर्वेशन जिन बच्चों को मिलते हैं उनके साथ ये इंसिडेंट खूब दिखता है। कि मान लीजिए वो बच्चा SC ST कम्युनिटी से है, उसको रिजर्वेशन चाहिए, सिलेक्शन होगा, IAS बनेगा, लेकिन उसी रिजर्वेशन की वजह से उसको आगे भी कई लोग ऐसी निगाह से देखेंगे जो निगाहों से अच्छी नहीं लगेगी। सीधी सी बात है, किसी को भी नहीं अच्छी लगती है। तो कई बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जिंदगी भर कोशिश करते हैं कि मैं उस तरह से आइडेंटिफाई ना हो पाऊँ, कोटा वाला ना हूँ। हाँ, तो कपड़े बदलने से लेके सरनेम अगर वैसा नहीं है तो सरनेम को छिपाना, ये एक लंबी कोशिश दिखती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंटेंशनली शादी किसी और कम्युनिटी में कर लेते हैं ताकि वो पहचान और ख़त्म हो जाए, जबकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। आप जिस समुदाय में थे उस समुदाय को उठाने के लिए आरक्षण मिला, ना कि आपको उठाने के लिए मिला, समुदाय के लिए मिला। उस कम्युनिटी के ऊपर उठने का प्रसंग तभी बनेगा जब आपकी आइडेंटिटी वो रहेगी और आप सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। आप हज़ारों लोगों को मोटिवेट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, आप उनके रोल मॉडल बनेंगे। पर क्योंकि आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप छिपाने में लग गए कि मैं वहाँ से आता हूँ। तो ये एक सोशल फिनोमेना है। गरीब बच्चे कोशिश करते हैं कि वो गरीब ना दिखें, बहुत सामान्य सी बात है। सर, वो हमारे प्रोफेशन में भी होता है। एक वर्ग है जो सिविल सर्वेंट्स के बच्चे हैं, वो जर्नलिज्म में आ जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो जो जैसे कहता है ना लुटियंस मीडिया, हाँ, मीडिया में भी वही हो जाता है। अब लॉयर्स में भी वही होता है कि आप लॉयर के बच्चे हैं या फिर आप जज के बच्चे हैं तो आपको ही वो केसेस आएंगे। तो वो 15-20 लॉयर्स हैं जो लाखों की कमाई हर घंटे होती हैं उनकी, और कुछ हैं जिनकी होगी नहीं, चाहे आप कहीं से भी निकले। तो जब स्टूडेंट्स को जब आप मोटिवेट करते हैं तो यू नो दैट दिस एग्जिस्ट, जिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट, तो आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि उस इनइक्वालिटी से बाहर वो निकल सकते हैं? नहीं, मैं हवाई तरीके से मोटिवेट करने के बहुत खिलाफ रहता हूँ। मैं वैसा मोटिवेशन कभी देता भी नहीं हूँ।
रियलिस्टिक मैं रियलिस्टिक बात करता हूँ। यूपीएससी सो फार हैज़ बीन ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन नॉर्मली। दिक्कतें हैं वहाँ भी, कई चीज़ें गलत हैं यूपीएससी के साथ भी, लेकिन यूपीएससी में कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो उन्होंने रखा है उसके तहत वो पारदर्शी रहते हैं। और हम हर साल देखते हैं कि कई ऐसे बच्चे, कम से कम 20, 30, 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ख़राब कंडीशन से सीधे IAS बनते हैं। क्योंकि ये कहानियाँ रियल कहानियाँ हैं, इसमें झूठ नहीं है जी। और उन कहानियों को दुनिया देखती है, मोटिवेशन उनको मिलता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। वकीलों की दुनिया अलग है। आप बड़े वकील तब तक बन ही नहीं सकते जब तक कॉन्टैक्ट्स आपके ना हो। बहुत मुश्किल है, शायद 100 में एक वकील अपनी स्ट्रगल से एक जनरेशन में बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। 5-10 साल तो लोग जान भी नहीं पाएंगे उसको, धीरे धीरे वो सेटल होगा, शायद वो ज़िंदगी के आखिरी मोड़ तक आते आते बहुत बड़ा वकील बन पाएगा। पर अगर आप किसी बहुत बड़े वकील के बच्चे हैं तो आपके सफ़र होने के चांसेस शायद 99% हो जाते हैं। जुडिशरी को भी सैडली इस तरह से देखा जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम की वजह से या जिस भी वजह से लगभग 80 से 100 परिवार हैं जजेस के जिनमें बच्चे बार बार जजेस बनते हैं। और ये क्रिटिसिज्म ऑफ कॉलेजियम सिस्टम तो बहुत प्रोमिनेंट क्रिटिसिज्म है। जुडिशरी इज़ नॉट रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, उसमें SC समाज का, ST समाज का पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 के आसपास है। विमेन का पार्टिसिपेशन 0 के आसपास है। क्योंकि जुडिशरी में सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी वहाँ भी होनी चाहिए। तो मैं तो रिफॉर्म्स के हक में है, एकदम हक में हूँ। मैं तो दिल से एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। यस, मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि जैसे IAS है, IPS है, वैसे IJS आना चाहिए। इवन इंदिरा गांधी ट्राइड फॉर दैट, वो नहीं कर पाए उस समय। इंडियन जुडिशियल सर्विस के बिना जुडिशियल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री कैन नेवर इम्प्रूव। इंटरेस्टिंग बात है, जुडिशरी भी चाह रही है कि ऐसा हो, सरकार भी चाह रही है, पर उसके लिए जिस तरह का बहुमत चाहिए वैसा बहुमत इस बार तो और कम बहुमत हो गया है। तो 5 साल तो ये ठंडे बस्ते में गया, कहना मुश्किल है। क्योंकि अगर ये मोदी जी की आखिरी मेजर टर्म है, मुझे पता नहीं उनके मन में क्या क्या है, पर मेरा ख्याल है कि उनके मन में होना चाहिए कि जुडिशियल सर्विस आ जाए। मेरा अनुमान है, मेरी बात किसी पार्टी के लोगों से नहीं होती है, तो मुझे पता नहीं कि उनके अंदर तो आप समझते हैं कि इफ इट इज नॉट अ majoritarian government in the sense of majoritarian not religious or anything, मतलब कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हो, तो तब भी बोल्ड स्टेप्स लेने चाहिए। हाँ, अगर संभव है तो क्यों नहीं लेने चाहिए। कोई ऐसा बोल्ड स्टेप जो देश के हित में है और उतनी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो जरूर लेना चाहिए। नर्वसनेस होती है ना जब पूर्ण बहुमत ना हो, तो फिर पॉलिटिकली नर्वस होते हैं, बट व्हाट इज गुड। जितना मैं देखता हूँ मतलब मोदी जी को या अमित शाह जी को, मुझे लगता नहीं कि वो बहुत नर्वस हैं। थोड़ा पीछे हैं, लेकिन नर्वस तो नज़र नहीं आते। हो सकता है मेरी नज़र में कमी हो, लेकिन कॉलेज में थे तो वो दौर था आरक्षण वाला जी, ठीक है। उसके बाद राम जन्मभूमि का भी उस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी में थे जी। उसके बाद वो थोड़े दोनों चीज़ें थोड़ी डाउन हो गई थी और अब फिर से वो उठ गया है, चाहे अयोध्या का मसला हो, मंदिर का मसला हो या फिर आरक्षण का मसला, फिर से उठ गया है। इस जनरेशन के लिए ये फर्स्ट टाइम है ये आंदोलन। वो उस जनरेशन के नहीं है, शायद उनके पेरेंट्स हैं उस जनरेशन के, इनके लिए ये पहला दौर है। ये टू बी एन आंदोलनकारी फॉर आरक्षण, टू बी एन आंदोलनकारी फॉर इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इनके लिए मतलब वो इश्यूज वही हैं जो आपके और मेरे जनरेशन में जब हम कॉलेज में थे वो टाइम, और इनके लिए भी वही है। आप सिमिलर काइंड ऑफ एंग्स देखते हैं इन द सेंस ऑफ जो टेंशन्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वही इनसिक्योरिटीज़ क्या अभी भी हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनमें, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनमें, वही इनसिक्योरिटीज़ हैं। ये जो दो मामले हैं ना, दोनों थोड़े अलग अलग हैं। जैसे रिलीजन का मामला है, मंदिर का, जो भारतीय समाज है, विशेष रूप से हिंदू समाज, मेरा परसेप्शन ये है कि इस समाज में धार्मिक मुद्दे, क्योंकि वो इमोशनल मुद्दे होते हैं, इमोशन पर टिके होते हैं,
इमोशन को सस्टेन करने का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे मैं गुस्सा रहना चाहूँ किसी से लंबे समय तक नहीं रह पाऊँगा, 1 दिन 2 दिन में गुस्सा ठीक ही हो जाएगा अगर नफरत नहीं है तो इमोशन जितना तेज़ होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। ये इमोशंस की दुनिया का विज्ञान है। धर्म का मुद्दा जो इमोशन का है वो 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन निकाल लेगा, उसके बाद नहीं निकाल पाएगा। इसलिए 1-2 इलेक्शंस के बाद धर्म के मुद्दे डाउन हो जाते हैं, लेकिन 10-15 साल के बाद फिर से वो उठ जाते हैं। तो 1990s में जैसे ही मुद्दा उठा था, अब 2014-19 में अब तो क्योंकि मंदिर बन गया तो उसके बाद ये बहुत आसान नहीं है अब, क्योंकि मंदिर बन गया अब मंदिर के नाम पे इलेक्शन जीतना संभव नहीं रहा है, तो कुछ और मुद्दे देखने पड़ेंगे। और मंदिर भी जनवरी में बना, इलेक्शन मई में हुआ, 4 महीने इमोशंस के डाउन होने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो धर्म का मुद्दा किसी भी मतलब भारत जैसे देश में हर इलेक्शन में काम नहीं करता है, वो अगली जनरेशन में फिर काम करेगा। शायद आप 15-20 साल बाद फिर देखें कि धर्म के मुद्दे पे इलेक्शन जीता गया। मुझे नहीं लगता कि 2029 में ये मुद्दा बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है, क्योंकि जनता भी एक समय के बाद थक जाती है कि बहुत हो गया, अब कुछ और देखते हैं। रिजर्वेशन वाला मुद्दा अलग है, क्योंकि वो मामला कास्ट और अमीरी गरीबी का मामला है, जो रियल नौकरी मतलब उसी से जुड़ा हुआ मामला, और नौकरी से जुड़ा हुआ मामला कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। एजुकेशन भी और जिस देश में स्ट्रगल इतनी ज़्यादा हो, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं, सरकारी नौकरी का चार्म इतना ज़्यादा है, स्टार्टअप की कल्चर उतनी बड़ी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को लेकर सम्मान का भाव उतना नहीं है। जो नौकरियां रिलेटिवली आसान हैं उनको लेकर सम्मान, जैसे टीचिंग की जॉब रिलेटिवली आसान है पर टीचर्स का सम्मान इस देश में नहीं है। इसलिए आरक्षण का मुद्दा बहुत प्रबल रहता है। जैसे पेरेंट वर्सेस पेरेंट मैं कहता हूँ कि बच्चों के तनाव का कारण है, ऐसे कास्ट वर्सेस कास्ट का मामला ज़्यादा है। जब तक रिजर्वेशन को थोड़ा सा रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक ये फाइट्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि कुछ समाजों में सच में रिजर्वेशन का इतना मिसयूज़ किया गया है कि वहाँ के हज़ारों लोग सिविल सर्वेंट्स बन गए हैं। उसके साथ वाला समाज जिसको आरक्षण नहीं मिला वो एकदम पीछे रह गया, तो उसके अंदर जिद है कि मेरे भी लोग सिविल सर्वेंट बने। ये एक रेट रेस या ब्लाइंड रेस है आरक्षण लेने की, और ये बहुत आराम से सॉल्व होगी नहीं जब तक इस पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कोई उपाय ना किया जाए। सर आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, 1-2 फोटोग्राफ्स भी चली हैं, टीचर्स जो हैं वो जो सरकारी स्कूल हैं, छोटे गांव की स्कूल्स हैं, वहाँ पर वो पैर रख के टेबल के ऊपर पैर रख के सो रही हैं। मैंने देखा नहीं है, सेल फोन पे सोच सकता हूँ कैसा हो सकता है। और सेल फोन पे जब उनका सस्पेंड किए गए थे, जो सेल फोन पे उन्होंने 1.5 घंटा कैंडी क्रश खेला, उसके बाद फ़ोन पे बातें की। जो छोटी स्कूल्स हैं इन द सेंस ऑफ रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर अभी भी जो पढ़ाई लिखाई होती है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, टीचर रिक्रूटमेंट नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट पूरा सिस्टम इतना गिर गया है कि अगर आप गाड़ी लेके चल पड़े, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो पीपल आर सेइंग दैट दिस इज़ अ ब्रोकन सिस्टम। पूरा एजुकेशन जो है, आप एग्ज़ाम पेपर लीक्स को छोड़िए, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ही जब ब्रोकन है तो आप कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की क्या सोच रहे हैं? वो जो बोर्ड पे बोर्ड चलते हैं ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इसका क्या कहेंगे आप कि कहाँ पर आप सोल्यूशन देखते हैं इसका? क्योंकि मैं खुद भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो आई ऑल्सो बिकम ए पार्टी टू दिस मैटर। मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो एक अलग पक्ष है, पर मेरी फीलिंग ये है कि एक अच्छे सिस्टम में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर सारे स्कूल ठीक से काम करें, कॉलेज ठीक से काम करें, तो फिर अलग से कोचिंग की ज़रूरत क्यों है? विकसित देशों में जनरली आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नज़र नहीं आएंगे, होंगे तो बहुत स्पेसिफिक किसी निश फील्ड के लिए होंगे तो होंगे। वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ही चला ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम बहुत अच्छा हमारे यहाँ हो तो डेफिनेट सी बात है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इतना क्रेज़ है वो ख़त्म होगा, और ख़त्म होना ठीक है, एकदम लाजमी है, होना ही चाहिए। और जो यूट्यूब पे या वीडियो क्लासेस होती हैं, आप भी करते हैं आप, अच्छा, उसमें कभी कभी एक्सप्लेनेशन के तौर पर कोई कमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आपका एक
कमेंट आया था जब वो राम सीता वाली बात हुई थी, जी। उसको लेके बवाल खड़ा हो गया था। तो डू यू थिंक कि ये एक पिटफॉल है, वन ऑफ द थिंग्स? पहली बात तो वो क्लास यूट्यूब की थी नहीं मेरी, वो एक रियल क्लासरूम का वाकया है, और ये 2018 की बात है जिस समय हम ऑनलाइन ऑलमोस्ट थे ही नहीं। तो क्लासरूम के डिस्कशन में बात चल रही है कि क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी में आते हैं कि रामचरितमानस में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, पहले और बाद में क्या था, उन्होंने क्या चेंज किया। तो मैं उस समय ये बता रहा था कि जो राम जी ने सीता से कहा वो कथन पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, आगे कैसे चेंज हुआ। तो उसमें महाभारत में एक जिक्र आता है, इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत में एक जिक्र आता है जिसमें भगवान राम के मुंह से ऐसी एक बात निकली जिसका जिक्र मैंने एक किताब में पढ़ा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है, उसमें वो एक लेख पढ़ा था, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्लास में कोट किया कि उस रचना में भगवान राम सीता जी के बारे में ये कह रहे हैं, जो कि बहुत खराब कथन है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने जो बोली थी वो ये थी कि ध्यान रखना है, ये राम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहा है। ये कवि लोग अपने मन की बातें कैरेक्टर्स के मुंह से कहलवाते हैं। अब जिन्होंने वो क्लिप काटी, बहुत ही शैतानी भाव से काटी, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, इधर का भी उधर का भी हटा दिया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो बात मैं कह रहा हूँ। तो सीधी सी बात, जब ऐसी बात आती है तो शोर मचता है, FIR होती है, ये सब कुछ होता है। और क्योंकि वो मेरे लिए शायद पहला इंसिडेंट था, थोड़ा सा तनाव हुआ। हालांकि मैं पहले एक बार झेल चुका था, इसलिए उतना भी नहीं कहूँगा कि तनाव हुआ, लेकिन हाँ, पहली बार में थोड़ा तनाव तो होता ही है। अब तो मैं ज़्यादा मतलब अभ्यस्त हो गया हूँ उन चीज़ों का। लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद से मैं भी और जितने भी टीचर्स हैं बहुत केयरफुल हो गए हैं। उनमें से कई लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से अब हम एक तो बच गए, और अब हम, क्योंकि अगर आप DU से पढ़े हों, JNU से पढ़े हों, तो धर्म को लेके ऐसी डिस्कशंस क्लासेस में होती हैं, एकेडमिक्स में आराम से होती हैं। हाँ। अब ये नया फेज जो है, जिसको हम सोशियोलॉजी में सर्विलांस सोसाइटी कहते हैं, whatever you do, wherever you are under the, I mean, you are under a camera, you are being, अब ये मान के चलना होगा, मान के चलना होता है। आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। आपने फ़ोन पे जितनी ऐप्स डाउनलोड की हैं उनको सब पता है आप कहाँ हैं, कितने समय कहाँ रहे हैं, गूगल मैप से सब आपकी लोकेशंस भी ट्रेस हो रही हैं, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो बात करते हैं फिर फ़ोन पे वही एड्स आने लगते हैं। हाँ। क्योंकि वो आपकी आवाज़ भी सुन रहा है फ़ोन आपका, वो पर वो AI डेटा बेच रहा है। हाँ, AI से वो निकाल लेते हैं कि आपने क्या बात की। पर ये तो मिस्चीवियस हो गया ना, एकदम मिस्चीवियस है, जो क्लिप कटुआस दे कहते हैं लोगों को। अब इस सोसाइटी में सबको केयरफुल रहना है। तो अब ये होता है कि जब मैं कोई क्लास लेता हूँ तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरे हर सेंटेंस को कहाँ से काटा जा सकता है। पर गलत है ना सर? एकदम गलत है। आपको, मैं मानता हूँ कि क्लासरूम के अंदर अगर टीचर को बहुत सोच के पढ़ाना पड़ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। हाँ, एंड दैट इज़ रियलिटी। पर यह भी है कि जब समाज में ऐसे इंसिडेंट 10-20 हो जाते हैं तो समाज भी थोड़ा सा सेचुरेशन पे आता है कि अच्छा ठीक है, सब क्लास की बात है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद से मैं भी और बाकी लोग भी केयरफुल हैं। होना भी चाहिए। हम टीचर लोग क्लास में कई बार थोड़े, ये भी होता है ना कि कोई कंट्रोल है नहीं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये कि थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो एक बीच की स्थिति। ये जो वीडियो क्लासेस होती हैं इसमें, और टू लुक अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स, मतलब हमारे टाइम में जो टीचर्स थी वो बहुत ही मतलब डल टीचिंग होती थी। वो आमतौर पे भी ऐसा होता है। हाँ, पर अब वो थोड़ा ओवर एनर्जाइज्ड मुझे लगता है कभी कभी। अब मैं देखती हूँ, मतलब मैं तो सिर्फ, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा अपीलिंग होना पड़ता है। देखिए, यूनिवर्सिटी और स्कूल के टीचर्स एक समय तक फील करते थे कि जो कोचिंग वाले हैं वो तो ऐसे ही होते हैं। हाँ, अब मामला बदल गया है। मामला इसलिए बदल गया कि वो तो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही उनकी क्लास की, और हो भी रही है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हो रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये हक है कि वो अपनी क्लास रिकॉर्ड करें और यूट्यूब पे डाल दें। ये तो यूट्यूब ना होता तो हमें कौन जानता, सीधी सी बात है। तो मीडियम का कमाल है जी। मैं तो अक्सर सोचता हूँ कि प्राइवेट टेलीविज़न 1992 में ना आता तो जो बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं वो कहाँ होते। ट्रू। सेलुलॉइड की तकनीक ना आती तो अमिताभ बच्चन कैसे बनते। हाँ। तो तकनीक का खेल ज़्यादा है, जिसमें हम कई बार सोचते हैं कि हमने कमाल कर दिया, ये तो तुक्का लग गया, हम सही टाइम पे पैदा हो गए, वरना। हाँ। तो
मैं कौन सी बात पे जिक्र कर रहा था आपसे? टू बी हाँ, अट्रैक्टिव। जैसे वो टीचर सब हैं। हाँ, मतलब अब क्या हो गया कि जैसे हमें 25 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन अब ये यूट्यूब की मार्केट और एप्लीकेशन पिछले 3-4 साल का खेल है। अब इंस्टीट्यूट्स की अपनी ऐप्स हैं। हम क्योंकि ऑफलाइन में रहे हैं तो हम कितना भी बड़ा सोचेंगे तो एक क्लास में 200-300, बहुत बड़ा हो तो 400-500 बच्चे हो जाएंगे। पर यदि आप सोशल मीडिया पे अपीलिंग है, आपको मजाक करना आता है बढ़िया से, आप डांस कर करके पढ़ा सकते हैं। हाँ। बच्चे आपके दीवाने हो गए हैं और आपने कहा कि मेरा पूरा कोर्स एप्लीकेशन पे है। बड़ी बात नहीं है कि आपके कोर्स में 1 लाख बच्चे एडमिशन ले लें। 1 लाख? यस, मैं रियल फिगर्स बोल रहा हूँ, मैं अनरियल नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे दुनिया, मतलब आईएएस में तो बच्चे उतने होते ही नहीं, लेकिन जो जैसे नीट है, जेई है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें वो साइज हो सकता है। 1 लाख तो छोटा है, मतलब इससे ज़्यादा बड़ा हो सकता है, 2, 4, 5 लाख भी हो सकता है एक बैच में। टीचर एक ही है, इतना ही स्टूडियो उसके पास है, एक कैमरा सामने लगा हुआ है, उसको पढ़ाना है। 8 लाख बच्चे उसकी एप्लीकेशन पे, या 1 लाख मान लेते हैं। फैसिनेटिंग आल्सो, कितना फैसिनेटिंग कि मतलब एक भूगोल जैसे डल सब्जेक्ट को आप अगर नहीं, भूगोल डल नहीं है, भूगोल आपको जिसने पढ़ाया उसने डल बना दिया। भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं तो ये मानता हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कोई आपको ठीक से पढ़ाए। नहीं, जैसे मैथ्स है, मतलब मेरे को तो सुपर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, किसी ने आपको ठीक से बताया नहीं। हाँ, एक श्रीवास्तव जी थे जो हमें पढ़ाते थे, मतलब मेरे को सपने में भी वो पाइथागोरस थ्योरम रट के ना मैं वो बोल देती। यही दुख है कि आपको रटना पड़ा। अगर आपको थ्योरम, क्यों थ्योरम बनती है, कैसे बनती है, और आपसे खुद बनवाते थ्योरम, तो रटना नहीं पड़ता, फिर आपको मजा आता मैथ्स में। मैथ्स तो संस्कृत टीचर्स भी तो ऐसी होती थे, 20 बार ही लिखो। संस्कृत की बात अलग है, क्योंकि वो लैंग्वेज हम समाज में बोल नहीं रहे थे। पर मैथ्स और संस्कृत एक जैसे है ना, जब तक आप सिस्टम्स को आप रट के आप सर संस्कृत जो है बहुत ही साइंटिफिक और मैथमेटिक लैंग्वेज है। आई नो स्टिल मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं भी देखो स्टिल वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत करना। कौन बातचीत करता था? एंड दैट इज व्हाई संस्कृत आपको याद करनी पड़ी, क्योंकि उसमें बात नहीं होती थी। आपने इंग्लिश का भी याद नहीं की, हिंदी का भी याद नहीं की, क्योंकि उसमें बात हो रही थी आपकी जी। एंड लर्निंग ए लैंग्वेज इज एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स, कि आप बस बात कर लीजिए, हो गया। आप सोचिए, मैं कई बार क्लास में समझाता हूँ कि 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है सीखने के लिए, 2.5 साल का बच्चा अपनी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस खुद बना रहा होता है। तो बच्चा स्कूल जाके नहीं सीखता है, बच्चा सीखने के बाद स्कूल जाता है, तो लैंग्वेज सीख चुका है पहले ही। तो अपनी लैंग्वेज हमने कहाँ सीखी? घर में सीखी। क्या मम्मी ने कभी क्लास ली थी हमारी? कभी नहीं ली। किसी ने क्लास नहीं ली। और 2.5 साल तक आते आते हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नए सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं, क्योंकि हमने केवल सुनी अपनी आसपास भाषा और सीख ली। भाषा ऐसे सीखते हैं। अपने आसपास 5 लोग रखी संस्कृत बोलने वाले, 6 महीने बाद देखिए आप धारा प्रवाह संस्कृत बोलेंगे। ये किसी भाषा के साथ है। पर मैथ्स तो हम नहीं बोल सकते हमेशा, इसलिए मैथ्स की लर्निंग अलग चीज़ है। और मैथ्स की लर्निंग, साइंस की लर्निंग, कोई इंटरेस्ट डेवलप करे, अप्लाई करे उस चीज़ को, कैसे यूज़ करना है ज़िंदगी में, तो मज़ा आने लगता है। और मैथ्स में एक अकेली दिक्कत है कि वो जब तक आप एक लेवल नहीं समझेंगे, सेकंड पे नहीं जा सकते। ह्यूमैनिटीज़ में एक आध लेवल मिस होने के बाद भी आप मैनेज कर लेते हैं, इसलिए ह्यूमैनिटीज़ सबको आसान लगता है, मैथ्स मुश्किल लगता है। लेकिन जिसको मैथ्स में मज़ा आने लगता है, फिर आप पाएंगे उसको किसी और विषय में मज़ा ही नहीं आता मैथ्स के अलावा। सो मैथ्स इज नॉट ए बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स एनलाइटनिंग एंड जर्नलिज्म में भी कहते हैं देयर इज नो बोरिंग स्टोरी, इट्स ओनली हाउ यू टेल इट। यस, कि आप मतलब किसी भी डल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, आपको उसमें से कुछ मसाला निकालना होता है। और जैसे इजराइल की कहानी, एक बार मेरे बच्चों ने कहा कि इजराइल पे सर थोड़ा समझना चाह रहे हैं, तो मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे भी है, तो मुझे लगा कि इसको मैं कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। बेंजामिन नेतन्याहू उस समय पीएम थे, अभी भी कुछ दिन पहले थे ही, तो मैंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट से कहानी शुरू की। जब इजराइल के एक प्लेन को हाईजैक किया एक कंट्री के कुछ लोगों ने, दूसरी कंट्री में जाके कैप्चर किया, 100 से ऊपर लोग थे इजराइल के। आधी रात को इजराइल की सेना ने ऑपरेशन किया, आईडीएफ ने ऑपरेशन किया, उनका प्लेन उड़ा, उस देश के एयरपोर्ट पे उतरा, जितने लोग थे जिन्होंने अपहरण किया था उन सबको मारा, अपने लोगों को बचाया, वापस लेके आ गए। और उस पूरे ऑपरेशन में केवल एक इजरायली मरा,
जो उनका कमांडर था, उसका नाम था योनाथन नेतन्याहू, जिनके भाई हैं बेंजामिन नेतन्याहू। जब आप यहाँ से शुरू करते हैं तो सबका मन करता है अच्छा ऐसे हुआ, और बताओ क्या हुआ। हिस्ट्री समझाने का तरीका वो ये कि जिज्ञासा पैदा करो। हाँ। यही मैथ्स में है, जिज्ञासा पैदा करो, फिर बच्चे दीवाने होकर सुनते हैं। हाँ। हमने सुना है कि अटेंशन स्पैन 40 मिनट का होता है कॉलेजेस में, इसलिए क्लास के जो साइज है वो 40-45 मिनट का रखते हैं ड्यूरेशन। हम तो पढ़ाते हैं 2.5 घंटे तो नॉर्मल है हमारा, बिना ब्रेक के। सर आप जब पढ़ाते और मैं कभी कभी 8 घंटे पढ़ाता हूँ बिना ब्रेक लिए। तो ये लोग सेलफोन स्क्रोलिंग नहीं करते जब आप पढ़ाते? कम ही होता है सब, मुझे डिस्टर्बेंस कभी हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन मैं इरिटेशन नहीं होती? नहीं, मैं परमिट करता हूँ क्लास में, मेरा अपना तरीका ये है। मैं क्लास में जाके बोलता हूँ मेरी क्लास में आप सोना चाहें सो जाएं, बीच में उठ के जाना हो जाइए, पानी पीना, वॉशरूम जाना आराम से जाओ, कुछ खाने का मन करे खाना खाओ, बस आसपास डिस्टर्ब कोई ना हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में ये सब कर पा रहे हैं तो मैं ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वरना आप ये कर ही नहीं पाएंगे। मेरी तो ये कसौटी है। तो बड़ा अमेरिकन सिस्टम है। मैं अपनी क्लास में किसी को मना नहीं करता आना जाना। आप इरिटेट नहीं होते? थोड़ा सा होता है कभी कभी कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं कि आप मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, मेरे को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, और मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ और आप सेल फोन पे लगे हैं। कभी कभी ऐसा होता है। आर्टिस्ट को तो लगता है। हाँ, बहुत खराब लगता है। हाँ। तो और ये तौहीन नहीं लगती कि मतलब एक कभी कभी जब ऐसा लगे कि कोई जानबूझ के कर रहा है तो लगता है कि वो इंटेंशनल है, तौहीन है। नहीं तो मैं इसको अपने ऊपर ज़्यादा लेता हूँ कि इसका मतलब मैं उतना ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ कि वो ध्यान कहीं और दे पा रहे हैं बच्चे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से उनको पटरी पे ले आता हूँ। हाँ। बिना डांटे, हंसी मजाक करके। हाँ। ये अटेंशन स्पैन अच्छा कैसे करते हैं? कि भाई उसी का मैसेज आया है अब सारे बच्चे हंसे जोर जोर से। फिर मैं कहता हूँ देखो अगर उनका मैसेज आए तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, एन्जॉय द मोमेंट। उनको जवाब दो, बोलो क्लास लंबी चल रही है, 6 बजे मिलना बाहर। हंसी मजाक हो गया, उस बच्चे ने फ़ोन बंद कर दिया, सब हंसे, सब रिफ्रेश हो गए। हाँ। तो मैं पूछता हूँ बात हो गई तो आगे बढ़ें? तो बोलते हाँ सर बढ़ें आगे। हाँ भाई सबकी बात हो गई, सबकी हो गई। फिर पढ़ना शुरू, अब कोई फ़ोन नहीं देखेगा। तो हंसी मजाक के माध्यम से उन्हें, लाइफ इज़ टू शॉर्ट है ना। yes. कि उसको अगर आप डांटेंगे तो वो मेरे स्वभाव में है। हाँ, सहमा जाएगा और नेचर भी नहीं है ऐसी। हाँ, बट आपको लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल उनके अटेंशन स्पैन में, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स बीन प्रूवन कि अटेंशन स्पैन है नहीं 3 मिनट और उससे भी कम। नहीं, वो पहले करीब 2.5 मिनट का था, अब वो 45 सेकंड्स के आसपास आ गया। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तो जो रिसेंट रिपोर्ट है वही कहती है। पर ये रिपोर्ट्स को कितना माने ये भी एक सवाल है, क्योंकि मैं अपनी क्लास में कई बार देखता हूँ 2.5 घंटे, मतलब 2.5 घंटे की क्लास नॉर्मल होती है हमारी, कभी कभी 6-8 घंटे की होती है। 2.5 घंटे मैंने देखा बच्चों को आराम से पढ़ते हैं। या वही बच्चा जो 40 सेकंड का अटेंशन स्पैन लेके चल रहा है, जब वो कोई वेब सीरीज देख रहा होता है या अच्छी फिल्म देखते, तब ये सब थियरीज कहाँ चली जाती हैं। भाई कोई अच्छी वेब सीरीज आती है, जैसे मुझे देखनी है, मान लीजिए 6 घंटे 8 घंटे की, तो मैं एक बार में देखता हूँ। हाँ। जैसे किसी फ्लाइट में हूँ, बिंज वॉचिंग जो कहते हैं, बिंज वॉचिंग कर ली। हाँ। क्योंकि फ्लाइट में 8 घंटे 10 घंटे बैठा हूँ तो क्या करूँ, तो मैं कुछ वेब सीरीज या फिल्म डाउनलोड करके ले जाता हूँ। मतलब उनके रहमो करम पे नहीं रहता कि कौन सी फिल्म दिखाएंगे, तो मैं अपने हिसाब से फिल्म लेके चला जाता हूँ। हाँ। तो देखते हैं 3-3 फिल्में एक दिन में, और तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। सो इफ समवन सेज द अटेंशन स्पैन हैज रिड्यूस्ड, इसका मतलब ये भी है कि कंटेंट में उतना दम नहीं है कि आप उनको बांध सकें। इम्प्रूव द कंटेंट, यस, इम्पोर्टेंट। सर मैं अपने दूसरे सेक्शन में जाना चाहूँगी, ये है अबाउट स्नैप रिएक्शन। योर थॉट्स खान सर, व्हाट इज योर स्नैप रिएक्शन? ही इज अ ग्रेट टीचर। हाँ, हमारा कोई मिलना नहीं हुआ, लेकिन एक बार व्हाट्सएप पे हमारी बात 1-2 बार हुई है। ही इज अ नाइस ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट अलख पांडे। अलख इज ए गुड फ्रेंड। हमारी 2-4 बार बात हुई है, कुछ दिन पहले भी हुई है। और जितना मैं जानता हूँ बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं, दिल के साफ और मेहनती, और मुझे भरोसा है कि बहुत आगे बढ़ेंगे। और वो इन स्पाइट ऑफ सक्सेस वो अपना इनोसेंस थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि
इनोसेंट हैं, ग्राउंडेड हैं, और मतलब मेरी जितनी बार बात हुई है मुझे कभी लगा नहीं कि सफलता से उनको ज़रा भी फ़र्क पड़ा है, पड़ना भी नहीं चाहिए। इलॉन मस्क, ये एक ऐसा आदमी है जिसको लेके मैं बहुत परेशान रहता हूँ। इतना क्रिएटिव, इतना इनोवेटिव आदमी इस दुनिया में कहीं है, लेकिन थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी और बेहतर होती, विनम्र होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जीनियस और मैडनेस के बीच में हाँ, वो अक्खड़ ज़्यादा है, लेकिन इतना क्रिएटिव इनोवेटिव आदमी इस समय दुनिया में कोई नहीं है। अग्री। ये तो मेरा विक्रांत छोटा मैच। भाई है। ये तो मेरा छोटा भाई है। और विक्रांत अब तो काफ़ी सफल हो गया। हमने जब काम किया शुरू तो उस समय वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस कह सकते था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना ग्राउंडेड है अब, बड़ा स्टार होने के बाद भी। मतलब मेरा पॉडकास्ट में आ चुके हैं, इसमें इस पॉडकास्ट में आ चुके हैं अच्छा है, विक्रांत। हाँ जी, विक्रांत, अच्छा, हाँ। मैंने इंटरव्यू किया था उन्हें, एंड जब वो पॉडकास्ट में आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग ऑन द पॉडकास्ट। इसे ऐसे कपड़े पहन के जा रहे बिकॉज ही इज दैट सिंपल। यस यस, वो नहीं सोचते हैं कि ये फोटोग्राफ में भी आप देखें तो ही इज नॉट, वो स्टार क्वालिटीज नहीं है उनमें, वो अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड रखते हैं। ग्राउंडेड है भी। और मैं इनके पूरे परिवार को जानता हूँ, पेरेंट्स को भी, वाइफ को भी, सबको जानता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये कि अब भी जब वो मिलता है, मतलब उसको ये पता है कि मेरा सपना फिल्म बनाने का है कभी ना कभी, तो हर बार बोलता है, मुझे पैर छूता है बल्कि, फिर बोलता है कि जब आप फिल्म बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बुलाना ऑडिशन के लिए। और मैं बोलता हूँ कि यार तुम बड़े स्टार हो, मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा। फिर वो नाराज़ हो जाता है कि सर आपकी फिल्म मेरी फिल्म, आप भूलना मत मुझे बस। तो मजाक की बात है, लेकिन उसने ज़मीन को छोड़ा नहीं है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बड़े होने के बाद भी ज़मीन पे रहें। और वो बात आपकी निकल आई कि आप फिल्म बनाना चाहते, बातों बातों में आ गई कि आप फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मतलब पुराना सपना था, अभी मैं फिल्म इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा हूँ वैसे, स्क्रिप्ट राइटिंग पे। हाँ, तो अभी एक फिल्म पे, अभी बताना ठीक नहीं है, लेकिन 1-2 महीने में सामने आएंगी चीज़ें। चलिए, रणबीर कपूर। रणबीर इज़ ए वेरी गुड एक्टर, वेरी स्मार्ट। हालांकि एनिमल फिल्म इन्होंने क्यों की मुझे नहीं पता, मैं उस फिल्म को लेके थोड़ा सा दुखी हूँ। लेकिन मतलब ऐसे लोग जो अपनी पुरानी जनरेशन को और आगे बढ़ाएं, उनमें रणबीर हैं। मतलब उनके फादर भी अच्छे एक्टर थे, मदर भी थी, ये उनसे भी आगे निकल गए हैं। उनसे भी आगे निकल गए क्योंकि वैरायटी ऑफ रोल्स जो उन्होंने किया। फिल्म इंडस्ट्री में मेरी कई लोगों से बात होती है तो सब इस बात पे सहमत हैं कि इनके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है। एंड ही डज जस्टिस टू एवरी रोल। एंड ही इज ब्रोकन दैट थिंग कि नेपो किड जो है वो नेपोटिज्म के कारण ही आगे बढ़ते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से नेपो किड को 1 या 2 चांस मिल जाते हैं इस वजह से कि वो नेपो किड है, उसके बाद तो साबित करना ही पड़ता है। हाँ, एंड ही इज मूव बियॉन्ड दैट। यस। ओके, योगी आदित्यनाथ। योगी जी मतलब बढ़िया रहता है, और कई मामलों में उनकी जो रिजिडनेस कहूँ या स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कहूँ, बहुत काम भी आती है। मैं उत्तर प्रदेश, मतलब इसको लेके मैं डाउट में रहता हूँ कि हम बुलडोज़र के मामले पे, एनकाउंटर के मामले पे क्या कहें। पर एक चीज़ मैंने उत्तर प्रदेश में देखी, वहाँ हमारे 2 सेंटर्स हैं, तो जो लड़कियाँ हैं, जब मैं पूछता हूँ क्लास में कि कैसा है यहाँ का सिस्टम, तो 1-2 बार कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर अब हमें शाम के बाद बाहर निकलने में डर नहीं लगता। अब मैं वहाँ रहता नहीं तो मुझे बहुत ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है, एक तो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम इलाहाबाद गए आज से करीब 5 साल पहले, हमें बताया गया कि गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग आएंगे यहाँ पर बम फेंक देंगे, इंस्टीट्यूट का छोटा सा बम, पेट्रोल बम फेंक देंगे। उसके करीब 2 साल पहले योगी जी सीएम बने, तो हम मेंटली तैयार थे कि ये सब हमारे साथ होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात है, 5 साल हो गए, आज तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे पास। हमें पुलिस से बातें नहीं करनी पड़ी कभी। तो कानून व्यवस्था के मामले में कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बम फेंकेंगे? कंपटीशन, फीस कम करने के लिए, या जो छात्र नेता हैं उनकी पावर बनी रहे, वो जिसको बोलें फ्री में पढ़ाएं, तो जो ना माने उसे बम फेंक देंगे। इस तरह के इंसिडेंट सुनने से कि होते हैं, हुआ नहीं।
तो मैंने पूछा कि हमारे साथ नहीं हुआ या अब नहीं होता है, तो पता लगा कि अब नहीं होता है। तो ये तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में मेरा अपना परसेप्शन है कि चीज़ें काफ़ी दुरुस्त हुई हैं डेवलपमेंट में, एविएशन में, सड़कों में, एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन बाकी कुछ मामलों में ऑब्जेक्शंस होने ही चाहिए, मुझे भी हैं। वो करेक्शंस 2024 के इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि करेक्शंस आपने करने हैं। आई थिंक मुझे नहीं पता कि जनता ने उसी बारे में बताया, किस बारे में बताया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि एक बहुत बड़े नेता को थोड़ा सा लिबरल होना बेहतर होता है। हालांकि वो उनका स्वभाव अलग है, क्योंकि उनका बड़ा नेता होना ही उसी स्वभाव पर टिका हुआ है, वो उनकी यूएसपी है। तो मेरा सुझाव तो उनके लिए बहुत अनुकूल शायद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छोड़िए, मेरा भाव आप समझ गई कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। अखिलेश यादव, अखिलेश को मौका मिला क्योंकि उनके पिताजी सीएम रहे, बड़े पॉलिटिशियन रहे, लेकिन मैंने देखा है कि इस बीच में उनकी मैच्योरिटी पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। और मेरा अनुमान है कि कभी ना कभी सीएम तो बनेंगे यूपी के, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा काम भी करेंगे। ओके। राहुल से मुझे अब, मुझसे तो खैर बड़े राहुल गांधी से मुझे अब उम्मीद ठीक ठाक है। अभी क्योंकि इनकी उम्र बहुत कम है, 52 साल के लगभग हैं, इतने ही योगी आदित्यनाथ हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आज से 10-15 साल बाद हम इन दोनों को पीएम के रूप में देखेंगे कभी ना कभी। योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी अलग अलग टर्म में, क्योंकि बहुत ऐसे नेता हैं नहीं जो 15 साल बाद होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार जो रिजल्ट आया उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा भी होगा राहुल गांधी का, और मुझे लगता है कि जनता ने कुछ हद तक इनको एक सीरियस और अच्छा नेता मानना शुरू कर दिया है। अगर वो ट्रैक न छोड़ें तो 2034 के आसपास या शायद 29 में लॉटरी खुल जाए। तो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, एक एजुकेटर तो हमेशा ये कहेंगे। यस, है ना? मोदी जी तो मोदी जी हैं। मैं जनरली ये फील करता हूँ कि एक तो उनकी एनर्जी का लेवल कमाल का है। 75 की उम्र में, 74 की उम्र में इतनी एनर्जी, हम तो 50 में उतनी एनर्जी में नहीं रहते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी को लेके जो ओपननेस है, जो कि आमतौर पर इस उम्र में कम दिखती है लोगों में। ऐसा मानते हैं कि अब 70-75 साल का पीएम होगा तो टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा हेजिस्टेंट होगा। ये नहीं है, युवाओं से ज़्यादा बेहतर उस पर समझ रखते हैं। फिर दुनिया भर के नेताओं से जिस ईज़ के साथ बात करते हैं, जो बार्गेनिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं वो शानदार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन है। मैं सब बातें फैक्ट्स के बेस पे कह रहा हूँ। आप जिस पे बात करेंगे फैक्ट्स मेरे पास, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूँ ये सब चीज़ें जी, मैं फैक्चुअल बेसिस पे कह रहा हूँ। और कुछ चीज़ें कहनी हो तो आर्टिकल 370 जैसे बड़े फैसले हर पीएम नहीं कर सकता, इन्होंने किए हैं। उसके लिए बहुत दम चाहिए। जब 2014 से लेकिन अगर मेरा कोई मिल रहा, मैं आज तक मिला नहीं उनसे। मैं तो किसी से भी नहीं मिला हूँ, जितने चेहरे पे देखा है आज तक नहीं मिला हूँ। सच में? हाँ, मैं सच में नहीं मिला हूँ। अच्छा। मैं किसी से, मतलब आज से 2 साल पहले तो मुझे शिकायत थी कि मैंने किसी को देखा भी नहीं है। तो 2 साल पहले मैं बॉम्बे में एक कॉन्क्लेव में गया, तो वहाँ मुझे सामने दिख गए। नितिन गडकरी की स्पीच हुई, अश्विनी वैष्णव थे, अरविंद केजरीवाल थे, जो महाराष्ट्र के सीएम अभी हैं वो भी थे, पंजाब के सीएम आए हुए थे। तो मैंने देख लिया कम से कम सामने से कि और उसके 4-5 महीने बाद दिल्ली में कॉन्क्लेव था, उस दिन मुझे मोदी जी सामने दिख गए। तो मैंने देखा है मोदी जी को और कुछ नेताओं को, लेकिन मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं आज तक नहीं मिला हूँ। आपने इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में कहा मोदी जी का, जो विश्व के जो नेता हैं उनसे जब बात करते हैं, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो मोदी जी के बारे में कहा जाता था ही डजंट नो फॉरेन पॉलिसी। वो गुजरात में रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में ही वाज नॉट एन एमपी, तो फॉरेन पॉलिसी के मामले में वो जानते नहीं है। प्लस वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बहुत मान्यता दी जाती है, प्रधानमंत्री अगर जो भी है।
इफ़ यू सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक सामान्य परिवार के हैं, लेकिन हार्वर्ड बैकग्राउंड, पढ़ चुके हैं, पीएचडी, डॉक्टरेट हैं। तो मोदी जी में वो स्किल्स थे ही नहीं जब वो 2014 में आए। अभी भी जब वो बैठते हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ, इंटरप्रेटर साथ होता है, वो हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, लेकिन वो सोफिस्टिकेशन ऑफ थॉट ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में। आप क्या समझते हैं कि वॉज दैट अ नेगेटिव जब वो प्रधानमंत्री बने, हिंदी मीडियम या हिंदी स्पीकिंग स्किल्स से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, वो कहाँ तक इज़ अ बैरियर? मुझे नहीं लगता कि बैरियर है। मैं तो भाषा को लेके वैसे भी बहुत मुखर रहने वाला इंसान हूँ। इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, हमारे पीएम को दूसरों की भाषा जाननी ही पड़ेगी, ऐसा क्यों हम मान के चलते हैं? और दुनिया केवल इंग्लिश तो बोलती नहीं है। हम फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस का राष्ट्रपति शायद चाहे कि हम फ्रेंच बोलें, हम क्यों फ्रेंच बोलेंगे जब ये काम इंटरप्रेटर्स कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की असली भूमिका है कि देश के लोग उसको समझते हों और देश के लोगों की बातों को वो आगे लेके जा सकता हो। तो मैं तो इस बात से खुश रहता हूँ कि हमारे पीएम हिंदी और गुजराती जानते हैं। अंग्रेज़ी जानते तो और अच्छा होता है, लेकिन नहीं जानते तो उससे क्या दिक्कत है? अंग्रेज़ी नहीं जानने से आज तक ऐसी क्या कमी आ गई उनके काम में? और फॉरेन पॉलिसी नहीं जानते तो ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर 70 मिनिस्ट्रीज कैसे जानेगा? कई मिनिस्ट्रीज नहीं जानते। मनमोहन जी बहुत पढ़े लिखे थे फाइनेंस की दुनिया में, पर कल्चर पे शायद ना पता हो उनको। ऐसी कई चीज़ें होंगी, स्पोर्ट्स पे नहीं पता होगा, तो उसके लिए और मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी उनको बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आईएफएस सर्विस में इतने ऑफिसर्स हैं, वो किस लिए हैं? तो पीएम को अंग्रेजी नहीं आती है, ये निरर्थक बात है, मीनिंगलेस बात है। और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते ये हैं। दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम बोलते हैं वो साफ साफ नज़र आती है हिंदी और बाकी भाषाओं के साथ। मैं फिर फैक्ट्स की बात करता हूँ। अभी जो रिज़ल्ट यूपीएससी का आया, 112 बच्चों को 200+ मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे आपको अंदाजा है? एक। हाँ? 1। 112 बच्चों को 200+ इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं, उनमें से हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। बाकी इंग्लिश की रीजनल? इंग्लिश। पिछले साल 34 को मिले थे, उनमें से भी हिंदी का एक बच्चा था। उसके पीछे 8 साल में हिंदी मीडियम के एक भी बच्चे को 200 नंबर नहीं मिले। ये तो फैक्ट्स हैं। आईएएस मेंस देने वाले 10,000 बच्चे होते हैं, 15,000, 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। 94% बच्चे इंग्लिश मीडियम से मेंस देते हैं, 5% हिंदी से, बाकी सब भाषाएं मिला के 1%। तो आप फिल्ट्रेशन उसी लेवल पे हो गया है। और जो नहीं हुआ इंटरव्यू में हो जाता है। मार्किंग पैटर्न्स में मेंस में इतना अंतर है, एकदम सीधे सीधे। आप कोई 10 मिनट मेरे साथ बैठ के फैक्ट्स देख ले, उसको मानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब वो इंटेंशनली हो रहा है कि अपने आप हो रहा है, मुझे नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि हम एक लेवल का सोफिस्टिकेशन हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग अच्छे नज़र नहीं आते, अपने आप दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे कि कोई कहे कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर जब पत्नी ढूंढने का विज्ञापन दे तो कहे कि गोरी और स्लिम चाहिए, तो आप रेसिस्ट तो नहीं है, पर पत्नी गोरी ही चाहिए आपको। तो उसको गोरेपन और सुंदर में अंतर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि रेसिज्म सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया है। इंग्लिश को लेके जो मोहब्बत है यूपीएससी के मेंबर्स के, सबकॉन्शियस के लेवल पे है। मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू में हिंदी, तमिल, मलयालम बोलने वाले बच्चे, उनको उतने अच्छे लगते ही नहीं होंगे कि ये किसी काम के हैं। और ये तब हो रहा है जबकि देश का पीएम अंग्रेजी नहीं बोलता है। मुझे कभी कभी चिंता होती है कि अगर मोदी जी के रहते हुए ये हाल है, बाकी टाइम पे क्या हाल होगा?
तो जो इंटरव्यू बोर्ड है उसका कॉम्पोजिशन नहीं कोई तय करता कि वो ऐसे बहुत होना चाहिए? रैंडम तरीके से होता है, कम से कम उसमें लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी तो इशू नहीं है उनके लिए, किसी भी तरह का ऐसा मामला नहीं है। विमेन का देख लीजिए पार्टिसिपेशन कितना कम है यूपीएससी में, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है भाई। एससी एसटी ओबीसी में तो रिजर्वेशन है, तो आप कुछ भी करेंगे तो उतने लोग आ ही जाएंगे। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, विमेन का नहीं है, तो देखिए पार्टिसिपेशन कितना है। लैंग्वेज पे नहीं है तो देखिए पार्टिसिपेशन। 2002 में आज तक का हाईएस्ट रिजल्ट हिंदी मीडियम का था, 18% फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बच्चे थे, आज तक का हाईएस्ट है। आउट ऑफ 100 सिविल सर्वेंट्स 18 वर फ्रॉम हिंदी मीडियम। उस वक्त क्या हुआ था, क्या कई फैक्टर्स हैं, वो लंबी कहानी है। अभी ये नंबर कितना है, 2 से 2.5% के बीच में, तब 18% था। पर बढ़ना चाहिए था। और ये डीओपीटी की रिपोर्ट बता रही है। डीओपीटी की रिपोर्ट ने खुद एक रिपोर्ट बनाई थी 2011-12 में कि 2002 में 18% थे, 2011 में 8% रह गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं कभी। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में क्या करता है, हर साल मेंस देने वालों में मीडियम बताता है, इंटरव्यू देने वालों में मीडियम बताता है, फाइनल सिलेक्शन में मीडियम बताता ही नहीं जानबूझ के, किसी रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बात सामने आ जाएगी। बहुत ही सफाई से, महीन तरीके से सारी भाषाओं का कत्ल करने का काम यूपीएससी करती है, इतनी सफाई से, क्योंकि वो सब इलीट्स हैं, उनके सारे दोस्त इलीट्स हैं, उनके बच्चों को आईएएस बनना है, तो उनके बच्चे तो तभी आईएएस बनेंगे जब इलीट्स का इलीट से कंपटीशन हो, बाकियों से ना हो। या ऐसे वरना एक आईएएस को, एक आईपीएस को, जिसको पूरा जिला संभालना है, उसको भाई आप तमिलनाडु भेजते हैं, तमिल सिखाते हैं। वही उसको, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ। आप एक ऐसी भाषा के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं जो उसके जीवन में ज़्यादा काम ही नहीं आने वाली है। स्पेशली आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ। फॉरेन सर्विस में तो ठीक है, उसका एग्जाम अलग कर दीजिए, और नहीं तो उसमें भी आप सिखाते हैं, लैटिन सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, सीखते हैं बच्चे। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला, इतनी तो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल का बच्चा अपनी भाषा बोलता ही है, इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बुद्धिमान थोड़ा ना हो जाता उससे, अपनी भाषा सब बोलते हैं। दुनिया के अकेले देश शायद हम हैं जो अपनी भाषा के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। और दुख की बात है कि ये उस पीएम के समय में हो रहा है जो हर समय कहता है कि भाषा का सम्मान करने की ज़रूरत है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में कहता है कि जो मातृभाषा है उसमें पढ़ना चाहिए। मातृभाषाओं में जब करियर होगा ही नहीं तो मातृभाषा कोई क्यों पढ़ेगा। मैं अंग्रेजी माध्यम से हूँ एंड आई कैन टॉक टू यू इन इंग्लिश फॉर मे बी 3 hours, बट दैट डजंट मेक द प्रॉब्लम स्मॉल। देश का आम आदमी, भाषा, हिंदी बोलने वालों की संख्या भारत में 69% है, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भारत में 10% है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लैंग्वेज मिला के बता रहा हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश बोलने वाले केवल 3 लाख लोग हैं देश में, और हिंदी बोलने वाले 52 करोड़ लोग हैं। उसके बाद यूपीएससी के फाइनल सिलेक्शन में 1000 में से हिंदी मीडियम के होते हैं 20 से 40, 20 थे। पिछले 2 साल में हमने बहुत ताकत लगाई तो 54 और 42 तक आए हैं। 1000 में 20, 2%। और इंग्लिश मीडियम से कम 960-70, 97% सिलेक्शंस। बट इज इट पॉसिबल कि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वो ठीक है, हर स्टेट से आते हैं। तो मैं तो हिंदी की बात ही नहीं कर रहा, तमिल, बांग्ला सब मिला के बताता हूँ आपको। तो वो शायद नॉन हिंदी नंबर्स में आ गए वो, नहीं, वो नहीं, मैं तो इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस का मिला के 1000 में से 25-30 सीटें होती हैं। अब 50 मान लीजिए मैक्सिमम, 5%। एंड ओनली इंग्लिश मीडियम 95% है। बट आप कह रहे थे कि यूपीएससी में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, बट ऑब्वियसली सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, जो सिलेबस है वो रहेगा, एग्जाम में चीटिंग नहीं होगी और एग्जाम में पेपर लीक नहीं होगा, वो सब होगा। लेकिन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लेवल पर इस तरह से बनाया गया है कि वो ग्लास सीलिंग रहे, कि दीवार नज़र नहीं आएगी। जैसे कार के अंदर कोई मच्छर होता है, शीशा लगे, उसको नज़र नहीं आ रहा, बार बार जा रहा, निकल नहीं पा रहा उससे। जैसे विमेन के लिए कहते हैं ग्लास सीलिंग है। कोई रोक नहीं रहा पर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अमेरिका में जो अश्वेत हैं, कोई रोक तो नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं पाते।
लोकसभा में महिलाएं क्यों नहीं आ पाती, कोई नहीं रोक रहा। अब वो कह रहे हैं कि आफ्टर द सेंसस इज डन उसके बाद होगा। वो अपने आप में एक अलग कहानी है, वहां पे अटक गए फिर ना। हाँ, इट्स लाइक द सेम थिंग अबाउट जो लैटरल एंट्रीज के होते हैं। लैटरल एंट्रीज के लिए ओपन तो हो गया है, लेकिन वो भी अटक जाते हैं क्योंकि जो सिस्टम से आगे आए हैं वो लैटरल एंट्रीज को आगे बढ़ने नहीं देंगे। व्हाट इज योर ओपिनियन? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए लैटरल एंट्रीज में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस के जो लोग हैं उनके अंदर ये फीलिंग हमेशा से है कि जो सीनियर पोजीशंस हैं वो सिर्फ हमें मिलनी चाहिए। ये होता है, सबके साथ होता है। तो वो तो द्विजा हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो हिरार्की ऐसे बनी जाती है, वर्ण व्यवस्था बनी जाती है। मोदी जी ने जो किया 2015 में, जो मोदी ने अच्छे काम किए उसमें से एक ब्यूरोक्रेसी में भी किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने इम्पेनलमेंट के सिस्टम को काफ़ी चेंज कर दिया। इम्पेनलमेंट बेसिकली डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लेवल पे होता है। हालत ये है कि जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे हमारे देश में सेंटर में करीब 350 वैकेंसीज होती हैं लगभग। मेरे ख्याल से उसमें से 50% भी अब आईएएस नहीं है, बाकी सर्विसेज के लोग भी वहाँ आते हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से है और अच्छा है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्यों ना बने जॉइंट सेक्रेटरी? बनना ही चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम में आपका रैंक थोड़ा सा ऊपर था, इसके लिए जिंदगी भर आप टॉप पे रहोगे, सब पीछे रहेंगे, ऐसा थोड़ा ना है। उसी एग्जाम में जो आदमी आपसे 10 रैंक पीछे था, क्या पता काम में आपसे अच्छा साबित हो जाए, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी में एक पॉइंट ये भी आया था कि क्या हम कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से ला सकते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जेएस, 3 लेवल्स पे। और मेरे ख्याल से ठीक है, अगर कोई एक्सपर्ट है, जैसे वर्गीस कुरियन जैसा आदमी अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आ जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? वो तो किसी भी आईएएस से अच्छा होगा। वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन जब मैं आईएएस आईएफएस वालों से बात करती हूँ, वो कहते हैं जो लैटरल एंट्रीज होते हैं कभी कभी कहने को प्रोफेशनल्स लाते हैं, लेकिन उनमें वो पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो रूलिंग पार्टी की तरफ होता है और वो उनको भेजते हैं। सो दे आर ऑलवेज सीन एज पॉलिटिकल अपॉइंटी। तो जब वो पॉलिटिकल अपॉइंटी होता है उसके बारे में सस्पिशन भी होता है, ये सारी खबरें जाके बॉस को दे रहे हैं। मतलब ये तो जो सिस्टम में है उनको इनसिक्योरिटीज होती ही हैं, लेकिन इनका सिलेक्शन भी यूपीएससी ही कर रही है। बस ये कि रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, इंटरव्यू होता है, प्रोफाइलिंग होती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। हाँ, सीनियर मोस्ट लेवल्स पे है नहीं, ना एडिशनल सेक्रेटरी पे है, ना सेक्रेटरी पे है, उसके नीचे के लेवल्स पे ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार करे, कोई भी सरकार अगर एक्सपर्ट्स को लाती है तो अच्छी बात है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में कुछ शानदार टीचर्स को क्यों नहीं लेके आना चाहिए? और केवल प्राइवेट के लोग नहीं आते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी आ सकते हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के लोग भी आते हैं, एनजीओस के लोग भी आ सकते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन एलिजिबल है वो आ सकता है। एक और चीज़ आई वांटेड टू आस्क यू सर, ये जो एम्स से मेडिकल कर चुके हैं, मतलब उनकी जद्दोजहद कुछ अलग ही होती है ना? मतलब टू गेट थ्रू एम्स, टू डू अ मेडिकल, पढ़ाई कर ली आपने, आप डॉक्टर बन गए, उसके बाद वो आईएएम से क्यों जानना चाहते हैं? ऐसे बहुत लोग नहीं होते, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एम्स करने के बाद आईएएस बनना चाहें, लेकिन इसकी वजह, और वो लैटरल एंट्री नहीं हुआ, वो भी एक किस्म से लैटरल एंट्री नहीं वो, लेकिन क्योंकि एग्जाम दे के आईएएस में आ रहे हैं इसलिए लैटरल तो नहीं कह सकते। लेकिन इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटी से आते हैं। मतलब पहली बात तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ जितना बुरा कई लोग प्राइवेट सेक्टर में वो पैसे बना सकते हैं, व्हाई वुड दे? सबकी प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं। हाँ, किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए उससे बड़ी चीज़ सम्मान है, पावर है। तो अगर वो किसी ऐसी बैकग्राउंड से हैं जहाँ उनको सम्मान और ताकत ज़्यादा पसंद है पैसे की तुलना में, तो आईएएस आईपीएस बेटर ऑप्शन है। और इसको अगर यूँ समझें कि एक डॉक्टर बन के आप मैक्सिमम ज़िंदगी में क्या कर पाएंगे, तो आप शायद किसी बड़े हॉस्पिटल के हेड बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आईएएस हैं, साथ में डॉक्टर भी हैं, तो शायद आप हेल्थ सेक्रेटरी बन जाएंगे देश के। और देश के हेल्थ सेक्रेटरी होंगे तो आप कई हज़ार लाख हॉस्पिटल्स को कंट्रोल कर रहे होंगे। हाँ, आप पूरी हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल सर्विस नहीं है कि हेल्थ मिनिस्ट्री में उनका मतलब बोलबाला हो। टीचर्स के लिए एजुकेशन सर्विस नहीं है हमारे पास, जजेस के लिए जुडिशियल सर्विस नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि आईएएस बने। हाँ।
होना तो ये चाहिए कि इन सब डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज अलग अलग हों, जैसे आज़ादी से पहले थी भी। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू है, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।